ये कहानी हमारे एक प्रिय सब्सक्राइबर मित्र के नाम पर उनकी इच्छा से रची गई है। यदि आप भी अपने नाम पर ऐसी ही कोई अनोखी, रोमांचक या भावनात्मक कहानी चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम तथा किस तरह की कहानी आप चाहते हैं ये हमारे साथ साझा कीजिए। अगली कहानी आपके नाम पर होगी। सोचिए, रात का घना कोहरा, सन्नाटे से भरा जंगल, बैलगाड़ियों का धीमा धीमा चरमराना और मौत की तरह पीछा करते डाकू। एक आदमी, अभिषेक सिंह, जो अपने परिवार और गांव वालों की जान बचाने के लिए चतुराई, हिम्मत और अक्ल का ऐसा खेल खेलता है जो आज भी सुनने वालों की रूह कांपाता है। पालथी मारकर बैठ जाइए या अपने बिस्तर पर आराम से टिक जाइए। अपने कमरे की लाइट धीमी कर दीजिए, खुद को सहज करिए और आंखें बंद कर लीजिए। कहानी सुनते सुनते आप धीरे धीरे सपनों की उस दुनिया में उतर जाएंगे जहां ये रोमांचक सफर घटा था। हम रोज ऐसी ही नई, मन मोह लेने वाली कहानियां आपके लिए लेकर आते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए आप कहां से और किस समय देख रहे हैं। आपकी टिप्पणियां पढ़कर हमें सच में बहुत खुशी मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं ये अद्भुत, रोमांचक और दिल छू लेने वाली कहानी अभिषेक सिंह के उस वीर सफर की। गांव की चौपाल पर नीम के पुराने पेड़ के नीचे चारपाई डली थी। ठंडी हवा चल रही थी। दूर कहीं ढोलक की मध्यम थाप सुनाई दे रही थी। अभिषेक सिंह अब बूढ़े हो चले थे। सफेद मूंछें, आंखों पर मोटा चश्मा, पर आवाज अब भी उतनी ही मजबूत। उनके चारों तरफ पोते पोतियों बैठी थीं। आरव, सृष्टि, गुड्डू और छोटी सी परी। थोड़ी दूर कुछ और बच्चे भी आकर गोल होकर बैठ गए थे। गांव के दो चार बुजुर्ग भी हुक्का गुड़गुड़ाते हुए सुनने को तैयार थे। आरव ने अधीर होकर पूछा, दादा, आज वाली कहानी वही डाकुओं वाली, बैलगाड़ी वाली? अभिषेक मुस्कुराए, मूंछों पर हाथ फेरा। अरे हाँ भाई, आज तुम्हें वही पुरानी रात सुनाता हूं। ऐसी रात जब कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था और हम अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर रिश्तेदारों के गांव जा रहे थे। बीच में घना जंगल, सूना रास्ता और ऊपर से डाकुओं का डर। बच्चों की आंखें चमक उठी। दादा, सच में डाकू थे क्या उस जमाने में? सृष्टि ने डर और उत्साह भरी आवाज में पूछा। अरे तभी तो कहानी है, अभिषेक हंसते हुए बोले। सिर्फ किताबों के डाकू नहीं थे, असली वाले, बंदूक, लाठी, कारतूस, सब कुछ। मगर उस रात भगवान से ज्यादा जरूरी थी अक्ल, और वही काम आई। हवा में जैसे हल्की सी सनसनाहट सी दौड़ गई। नीम के पत्ते सरसराए। तो सुनो भाई, अभिषेक ने गला खंखारा। मैं तब जवान था, तुम्हारे बाप से भी छोटा और बहुत तेज दिमाग वाला। बच्चे हंस पड़े और उस रात वो धीमे होकर बोले, मेरी जिम्मेदारी थी अपने घर वालों की और अपने गांव के 5-6 लोगों की। अगर जरा सी भी गलती करता तो शायद आज तुम्हारे सामने बैठकर ये कहानी सुनाने वाला ही ना होता। चौपाल पर घेरा और सिमट गया। दूर से आती ढोलक की थाप जैसे धीरे धीरे गुम हो गई। रात थोड़ी और गहरी हो चली और कहानी की पहली परत खुलने लगी। वो जमाना था, अभिषेक ने आगे कहना शुरू किया, जब न बसें थी, न मोटर, न सड़कें ढंग की। बैलगाड़ी हमारी कार थी और पांव ही हमारे पहिए। हमारा गांव छोटा था लेकिन रिश्ते बड़े बड़े थे। दूसरे गांव में जो 15 किलोमीटर दूर था, तुम्हारी परदादी के मायके वाले रहते थे। उसी गांव में उस रात एक बड़ी खुशी की बात थी। तुम्हारी परदादी के छोटे भाई का मुंडन और साथ में कीर्तन। घर में सुबह से ही हलचल थी। बैलगाड़ी साफ की गई, बैलों को नहला धुलाकर गले में घंटियां बांधी गईं। तुम्हारे परदादा ने बोला, रात को निकलेंगे, दिन भर खेत में काम है, रात में बैल भी ठंडक में चल लेंगे। पर रात का मतलब था
जंगल, कोहरा और डाकुओं का इलाका। गांव के कुएं पर जब शाम को पानी भरते हुए औरतें जमा हुईं तो बातें भी होने लगी। अरे मत जाना रात में उस रास्ते से, एक बूढ़ी अलमा बोली। सुना है परसों ही डाकुओं ने एक बैलगाड़ी लूट ली। अभिषेक ने यह सब सुना पर चुप रहे। अंदर अंदर दिमाग चल रहा था। जाना तो था ही, रिश्ता था, बुलावा था और गांव के 5-6 लोग भी इसी बहाने चलने वाले थे। कोई अपना अनाज बेचेगा, कोई रिश्तेदारी निभाएगा, कोई बाजार जाएगा। रात का सफ़र टल नहीं सकता था, बस सुरक्षित होना चाहिए था। घर लौटकर अभिषेक ने तुम्हारे परदादा से कहा, बाबूजी, अगर हम सब साथ साथ एक पंक्ति में चलते गए तो डाकू एक साथ पकड़ लेंगे, कुछ चालाकी करनी पड़ेगी। परदादा ने मजाक में पूछा, तू क्या डाकुओं से भी ज़्यादा अक्लमंद बन बैठेगा? अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, कोशिश तो करनी पड़ेगी बाबूजी, जान की बाजी है। उस शाम सूरज जैसे थोड़ा जल्दी डूब गया था। आसमान पर लालिमा फैली, फिर धीरे धीरे धूसर बादल आए और कोहरे की एक पतली चादर गांव के चारों तरफ उतरने लगी। आने वाली रात जैसे पहले से ही चेतावनी दे रही थी। चौपाल पर बैठे बच्चों ने बीच में टोक दिया, दादा तब आप डरे नहीं थे? अभिषेक हंसे, डर तो था बेटा, डर नहीं होगा तो अक्ल भी नहीं चलेगी, मगर डर के आगे भाग जाना और बात है, और डर को साथ लेकर रास्ता पार कर जाना ये दूसरी बात है। फिर वे कहानी पर लौट आए। शाम होते होते घर में तैयारियां तेज हो गईं। तुम्हारी परदादी ने रोटियां सेक सेक कर बड़े डिब्बे में रखीं। गुड़, नमक और थोड़ा अचार भी साथ बांध दिया। बच्चों के लिए मोटी रजाइयां और गुदड़ी समेट कर बैलगाड़ी में रखी गई। तभी पड़ोसी हरिराम दरवाजे पर आ खड़े हुए। अभिषेक, हम लोग भी साथ चलेंगे, तुम जवान हो, रास्ते की समझ भी है, तुम्हारे साथ रहेंगे तो हिम्मत बनी रहेगी। थोड़ी ही देर में 5-6 घरों के लोग जुट गए। कोई अपना अनाज का बोरा लेकर, कोई तेल के डिब्बे के साथ, कोई बस रिश्तेदारी में शामिल होने को। पर साथ साथ जाने में एक दिक्कत थी। अभिषेक ने सबको बैठाकर कहा, देखो, डाकू अगर होंगे तो भीड़ देखकर ज्यादा लालच आएगा। हमें ऐसे चलना होगा कि हम भी एक दूसरे के पास रहें और दुश्मन को पूरा अंदाजा भी ना हो। हरिराम ने पूछा, मतलब अभिषेक ने समझाया, हम 2-2 या 3-3 बैलगाड़ियां थोड़ी दूरी पर रखेंगे, एकदम कतार में नहीं, बीच बीच में फासला, एक आगे बढ़ेगी, दूसरी थोड़ी पीछे, और सबसे आगे वाली गाड़ी पर मैं रहूंगा। अगर कुछ हुआ तो पहले मुझे ही झेलना होगा। परदादी ने घबरा कर कहा, अरे नहीं, तू ही आगे क्यों? अभिषेक मुस्कुराए, क्योंकि मैं ही सबसे तेज भाग सकता हूं और सबसे ज्यादा झूठ बोल सकता हूं। सब हंस पड़े, मगर हंसी के पीछे डर मिला हुआ था। रात के खाने के बाद जब आसमान में तारे चमकने लगे और कोहरा नीचे उतरने लगा, तब घर के आंगन में आखिरी बार दिया जलाकर देवी की पूजा की गई। परदादा ने बैलों के सिर पर हाथ फेरा और कहा, चलो भाई, अब तुम्हारे सींगों पर सबकी जान टिकी है। और इसी के साथ तय हो गया, चाहे डाकू हों या जंगल, आज की रात सफर जरूर होगा। रात गहराने लगी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज, पास कहीं उल्लू की टेर। कोहरा अब जमीन को छूने लगा था। अंगने में लैंप की मध्यम लौ झिलमिला रही थी। बैलगाड़ी आंगन के बाहर खड़ी थी। लकड़ी की मजबूत पटरी, लोहे के पहिए, आगे जुतने को तैयार 2 बैल, एक सफेद एक बादामी। अभिषेक ने गाड़ी की लकड़ी को थपथपाते हुए जैसे उससे भी वादा लिया, अरे साथी, आज धोखा मत देना। बच्चों को गाड़ी के बीचों बीच बिठाया गया। उनके चारों तरफ बोरे और गठरियां लगा दी गईं ताकि अगर कहीं गाड़ी हिले डुले या टक्कर लगे तो उन्हें चोट ना लगे। बड़ी बूढ़ी औरतें पीछे के हिस्से पर बैठीं। सामने कोने पर अभिषेक की जगह तय हुई, हाथ में लंबी पांस की लाठी। बाकी गांव वालों की गाड़ियां भी धीरे धीरे गली में आ जुटी। कहीं लालटेन लटक रही थी, कहीं सिर्फ मशाल। सब तैयार? अभिषेक ने ऊंची आवाज में पूछा। हाँ भैया, अलग अलग गाड़ियों से आवाजें आईं। उन्होंने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। तारे अब कुछ कुछ धुंधले लग रहे थे, जैसे कोहरे ने उन्हें भी ढक लिया हो।
बैल आगे बढ़े, लकड़ी की पहियों की चरचर आवाज और बैलों की घंटियों की टन-टन मिलकर जैसे सफर का गीत गाने लगी। गांव की आखिरी कच्ची गली पार करते हुए अभिषेक ने मुड़कर पीछे देखा। मिट्टी के घर, नीम का पेड़, कुआं और चौपाल सब धीरे धीरे धुंध में घुलने लगे। अब आगे जंगल ही जंगल है हरिराम। हरिराम ने अपनी गाड़ी से आवाज लगाई। अभिषेक ने लाठी संभालते हुए कहा, अरे साथी, यहीं से असली सफर शुरू होता है दोस्त। जो डर गया समझो वही हार गया। कोहरे की चादर गाढ़ी होती जा रही थी। बैलों की सांस से धुआं सा उठता दिख रहा था। रास्ता संकरा, दोनों तरफ झाड़ियों की ऊंची कतारें और उसके पार घना काला जंगल। बच्चों ने दादा की ओर देखा। आगे क्या हुआ? अभिषेक ने गर्दन हिलाकर कहा, अभी तो हम जंगल के मुहाने तक पहुंचे बेटा, असली खेल तो भीतर था। जंगल की सीमा पर एक छोटा सा पत्थर का चबूतरा था। वहां अक्सर दिन में चरवाहे बैठते, पर रात को वो भी भूतों की तरह सूना दिखता। उस रात भी वही चबूतरा कोहरे में आधा छिपा आधा दिख रहा था। अभिषेक ने आगे बढ़कर बैलों की रास थोड़ी खींची। गाड़ी धीरे हुई। बाकी सब गाड़ियां भी रुक सी गईं। सब लोग सुन लो, उन्होंने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा। अब से ऊंची आवाज में कोई बात नहीं करेगा। बच्चों को चुप रखो और अगर मैं हाथ उठाकर इशारा करूं तो सब लालटेन बुझा देना। सिर्फ इतनी रोशनी रहे कि रास्ता दिखे, बस। एक बूढ़े काका बोले, मगर अंधेरा हो गया तो गाड़ी खड्डे में गिर जाएगी। अभिषेक ने जवाब दिया, खड्डा संभाल लेंगे काका, डाकू नहीं संभल पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं, अगर जरूरत पड़े तो रोशनी छुपानी पड़ेगी। सबने चुपचाप हामी भरी। जंगल का मुंह जैसे किसी अजगर का खुला हुआ जबड़ा था। भीतर से हल्की मिट्टी और सूखे पत्तों की मिली-जुली गंध आ रही थी। हवा अब थोड़ी ठंडी और भारी लगने लगी थी। बैल आगे बढ़े और जंगल की सीमा पार करते ही जैसे दुनिया बदल गई। बाहर गांव वाला आसमान, यहां पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी डालियां जो ऊपर सिर के ऊपर मिलकर अजीब सी छत बना रही थीं। पेड़ों के बीच बीच से कभी चमकती सी दो आंखें दिख जाती। कोई सियार, कोई जंगली बिल्ली, कोई अनजाना परिंदा। दूर कहीं लकड़ी टूटने की आवाज आती और सबका दिल एक बार जोर से धड़क उठता। बच्चों ने दादा की कहानी सुनते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। दादा, आपको भी डर लग रहा था तब? अभिषेक ने मान लिया। हाँ, दिल तो धड़क ही रहा था, पर मैं अपने डर को बैलों से तेज नहीं होने दे सकता था। अगर बैल ही डर जाएं तो काम कैसे चले? जंगल की पहली पगडंडी पार करते हुए उन्होंने देखा, रास्ते के किनारे पेड़ की जड़ पर एक टूटी हुई मशाल पड़ी है और उसके पास जली हुई माचिस की तिल्लियां। उनका मन चौंक गया। ये निशान किसी चरवाहे के नहीं है, उन्होंने मन ही मन सोचा। ये तो किसी ने रात को ही जलाया होगा। और वहीं से उन्हें यकीन हो गया, जंगल खाली नहीं है, कोई न कोई निगाह इस धुंध में कहीं छुपकर उन्हें देख जरूर रही है। अभिषेक ने उस टूटी मशाल और जली हुई तीली को कुछ पल तक देखा, फिर जैसे कुछ सोचकर जल्दी से नजर हटाई। अगर वो ज्यादा देर तक उसे घूरते रहते तो पीछे बैठी औरतों की नजर भी पड़ जाती और डर का तूफान उठ खड़ा होता। उन्होंने बस धीरे से बैलों की रास खींची और गाड़ी को थोड़ा तेज चलने को उकसाया। पीछे वाली गाड़ियों को आवाज दी, सब गाड़ियां थोड़ा थोड़ा फासला रखकर चलें, लेकिन कोई रुकना मत। अगर कोई कारण ना हो तो गाड़ी बीच जंगल में कभी मत रोकना, ये याद रखना। कुछ दूर तक सब चुपचाप चलते रहे। कोहरा अब और भी गाढ़ा था। लालटेन की लौ भी जैसे पीलापन छोड़कर सफेद हो जली थी। पेड़ों की डालियां कभी ऊपर से सड़कती, कभी हवा से हिलकर ऐसे आवाज करती जैसे कोई फुसफुसाकर पुकार रहा हो। रास्ते के किनारे सूखी पत्तियों की परत बिछी थी। बैलगाड़ी के पहिए जब उन पर घूमते तो एक अजीब सी चर चर सर सर आवाज मिलकर हवा में गूंजती। तभी अचानक दाहिनी ओर झाड़ियों में कुछ तेज हिला। एक बच्चा धीमी आवाज में चिल्ला पड़ा, अम्मा, उधर कुछ है। अभिषेक ने तुरंत लाठी से गाड़ी की लकड़ी पर 2 बार जोर से ठक ठक की। यह तय इशारा था, शांत रहो। उन्होंने गर्दन थोड़ा तिरछी कर उस तरफ ध्यान से सुना। कुछ क्षण के लिए सब आवाजें जैसे थम गईं,
फिर हल्की सी सरसराहट, मानो कोई भारी कदमों वाला आदमी सावधानी से घास पर चल रहा हो। डाकू? मन ने पूछा। शायद जानवर, अक्ल ने जवाब दिया। मगर इतने घने कोहरे में इतनी रात गए, जंगल के इस हिस्से में जानवर भी हो तो अकेले नहीं होते, झुंड में होते हैं। उन्होंने फौरन एक और चाल सोची। बैलों की गर्दन के पास झुककर हल्के से बोल पड़े, चल रे भोला, आवाज ऊंची कर। ब्राह्मणी नस्ल का सफेद बैल भोला आदत से मजबूर जरा सा उखड़कर हूं हूं करता हुआ जोर से रंभा पड़ा। पीछे वाले बैलों ने भी जवाब में रंभा दी। कुछ ही पलों में पूरे रास्ते पर बैलों की आवाज गूंजने लगी। अभिषेक का हिसाब साफ था। अगर झाड़ियों में डाकू छिपे हों तो उन्हें लगे कि इतनी सारी गाड़ियों के साथ बैल भी बहुत हैं, झंझट बड़ा है, और अगर कोई जंगली जानवर हो तो वो भीड़ से डरकर दूर हो जाएगा। कुछ देर तक झाड़ियों की सरसराहट जारी रही, फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। पीछे से हरिराम की गाड़ी से धीमी आवाज आई, अभिषेक, सब ठीक है? उन्होंने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया, हाँ अभी तो ठीक है, लेकिन सब सतर्क रहो। अगर कहीं मैं हाथ घुमाकर गोल इशारा करूं तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है। फिर वही करोगे जो मैं कहूंगा, सवाल नहीं करोगे। किसी ने विरोध नहीं किया। डर बोलने से पहले आदमी की जुबान बंद करा देता है। गाड़ी आगे बढ़ती रही। कोहरा अब इतना था कि रास्ता कम, आवाज ज्यादा दिखाई दे रही थी। दूर से जैसे कोई लकड़ी के टकराने की मध्यम सी ध्वनि आई। अभिषेक का कान खिंचा। ये आवाज जंगल की नहीं लगती, उन्होंने सोचा। कुछ कदम और बढ़े तो कच्चे रास्ते पर पहिलियों के पुराने निशान दिखे, जैसे हाल ही में कोई और गाड़ी गुजरी हो। निशान के पास ही एक जगह घोड़े के खुरों के ताजे गड्ढे भी थे। बैलगाड़ी और घोड़े दोनों साथ में? अब बात कुछ ज्यादा ही संदिग्ध हो चली थी। अभिषेक ने पहले बैलों की चाल थोड़ा धीमी की, फिर अचानक दिमाग में एक और योजना चमकी। अगर डाकू आगे कहीं राह रोक कर बैठे हों तो हमें उसी रास्ते से नहीं पहुंचने देना चाहिए जिसकी उन्हें उम्मीद हो। और यहीं से शुरू हुई उनकी सबसे बड़ी चालाकी। बच्चों में से गुड्डू ने उत्साह से पूछा, दादा, आपके पास नक्शा था क्या तब? अभिषेक हंस पड़े, अरे नहीं भाई, जेब में कागज वाला नक्शा नहीं था, दिमाग में मिट्टी वाला नक्शा था। वे आगे बोले, उस समय तक मैंने अपने गांव के आसपास के सारे कच्चे रास्ते, गड्ढे, नाले, खेत की मेड़ों तक को याद कर रखा था। खेत जोतना हो, बैलों को ले जाना हो या जंगल से लकड़ी लानी हो, हर काम में यही रास्ते काम आते थे। मुख्य रास्ता, जिससे आमतौर पर बैलगाड़ियां दूसरे गांव जाती थीं, थोड़ा चौड़ा था, कम मोड़ वाला, लेकिन वही रास्ता डाकुओं का पसंदीदा था। वहां से माल भी ज्यादा मिलता और लोग भी ज्यादा निकलते। मगर एक दूसरा रास्ता भी था, टेढ़ा मेढ़ा, जगह जगह पेड़ों की जड़ें निकली हुई, बीच बीच में छोटे छोटे नाले काटते हुए। आम लोग उस रास्ते से कम जाते, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो वहीं से निकला जा सकता था। अभिषेक ने कुछ दूरी पर बैलों को रोके बिना बस हल्का सा मोड़ बदल दिया। गाड़ी कच्चे, कम चले हुए रास्ते की ओर झुकने लगी। पीछे वाली एक औरत घबरा गई। अभिषेक बेटा, ये कौन सा रास्ता ले रहे हो? ये तो पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने शांति से जवाब दिया, यही तो अच्छा है काकी, जो डाकू रोज वाला रास्ता जानते होंगे वो इस गलियारे को नहीं पहचानते होंगे। हम अपना गांव जानते हैं, वो सिर्फ अपना लालच जानते हैं। पीछे वाली गाड़ियों को आवाज दी, सब मेरी गाड़ी के पहिए के निशान पर ही पहिया रखना, बहुत दूर मत हटना। यह रास्ता उतना सभ्य नहीं है पर सुरक्षित हो सकता है। जंगल के इस हिस्से में पेड़ और भी घने थे। कभी कभी डालियां इतनी नीचे आ जाती कि लोगों को झुककर बैठना पड़ता। कोहरा डालियों में अटका हुआ लगता, जैसे सफेद रुई लटक रही हो। अभिषेक ने ध्यान से चारों ओर देखा। यहां वैसी मशाल के निशान नहीं थे, ना ही घोड़े के गड्ढे। मिट्टी ज्यादा कच्ची थी और पत्ते बिना कुचले पड़े थे। इसका मतलब साफ था, इस रास्ते पर हाल फिलहाल कोई नहीं आया था। दिल को थोड़ी राहत मिली, मगर पूरी नहीं। कुछ दूर जाकर एक जगह रास्ता दो भागों में बंट गया। दाहिने हाथ की तरफ थोड़ा समतल पर बहुत अंदर घुसता हुआ, बाएं हाथ की तरफ ऊबड़ खाबड़, किनारे नाला और आगे एक पतला पुल जो बस बैलगाड़ी की चौड़ाई के बराबर दिखता था। हरिराम ने पीछे से पूछा,
किधर चलेंगे? अभिषेक ने बिना ज्यादा सोचे कहा, बाएं। जो रास्ता आसान दिखे अक्सर वही जाल होता है। बाएं मुड़ते ही नाला लगभग साथ साथ चलने लगा। गाड़ी के पहिए जरा सा फिसलते तो ऐसा लगता मानो कि बस अब नाले में पलट ही जाएगी। औरतों ने भगवान के नाम जपने शुरू कर दिए। अचानक पीछे से एक धुंधली सी आवाज कानों में पड़ी, जैसे किसी ने दूर से चिल्लाकर कहा हो, ओए, कौन है उधर? सबके दिल धक से रह गए। आवाज साफ नहीं थी, पर इतनी थी कि समझ आ जाए जंगल में वे अकेले नहीं थे। और ज्यादा ध्यान से सुनने पर घोड़ों की हिनहिनाहट और किसी के हंसने की खुंखार ध्वनि भी कानों तक पहुंची। अभिषेक ने तुरंत झुककर गाड़ी की लालटेन की लौ थोड़ी कम कर दी, कांच पर हाथ फेरकर उसे और धुंधला कर दिया। पीछे वालों को इशारा किया, रोशनी आधी कर दो, आवाज जीरो। अब बैल, कोहरे और मिट्टी के बीच सिर्फ पहियों की हल्की घरघराहट सुनाई दे रही थी। अभिषेक का दिमाग तेजी से चल रहा था। अगर उस आवाज वाले लोग मुख्य रास्ते पर हैं और हमने रास्ता बदल लिया है तो फायदा हमारे पक्ष में है, लेकिन अगर उनके किसी साथी ने यह कच्चा रास्ता देखा हो तो? विचार अधूरा ही था कि नाले के पार कोहरे की दूसरी तरफ एक मध्यम सी रोशनी हिलती हुई दिखाई दी, जैसे कोई दूसरी तरफ मशाल लेकर चल रहा हो। अभिषेक ने दांत भींच लिए। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। और नीम के पेड़ के नीचे बैठा बुजुर्ग अभिषेक अपने पोते पोती की बड़ी बड़ी आंखों में वही पुरानी कोहरेली रात फिर से जिंदा देख रहा था। नाले के उस पार दिखती मध्यम सी रोशनी धीरे धीरे हिल रही थी। कोहरा इतना घना था कि रोशनी कभी पूरी दिखती, कभी गायब हो जाती, लेकिन यह साफ था कि कोई वहां था, और वो कोई साधारण आदमी नहीं लग रहा था। अभिषेक ने बैलों की रास हल्की सी खींची और गाड़ी की गति कम की। पीछे की गाड़ियों को उन्होंने हाथ के इशारे से रुकने का संकेत किया, पर रुकना मतलब खड़े रहना नहीं, बस लय धीमी कर देना। जंगल में बिल्कुल रुकना सबसे बड़ा खतरा था। उन्होंने सबको धीरे से कहा, शोर मत करो, सांस तक संभाल के लेना। शायद वो लोग हमारी दिशा भी नहीं जानते। कोहरा हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त है, इसी में हम छिप सकते हैं। पीछे बैठी औरतों ने बच्चों को सीने से चिपका लिया। हवा इतनी ठंडी थी कि कोहरा कपड़ों के भीतर तक चुभ रहा था। पेड़ों पर बैठे पंछी भी रात के समय जाग रहे थे, मानो जंगल खुद ही चेतावनी दे रहा हो। नाले की दूसरी ओर रोशनी वाली मशाल अब एक लगे ठहर गई। फिर जैसे दो परछाइयां कोहरे में उभरी, एक लंबी, एक ठिगनी। दोनों मशाल के आसपास खड़े होकर कुछ बात कर रहे थे। शब्द साफ नहीं थे, पर स्वर कठोर और करारे थे। अभिषेक के कान खड़े हो गए। ये लोग घोड़े वाले गिरोह के लगते हैं। गांव के आसपास घूमने वाले डाकुओं के 2-3 गिरोह थे। उनमें से एक घोड़ों पर चलता था, जिनकी चाल इतनी तेज होती कि पकड़ में ना आते। लोग कहते, जहां घोड़ों की थाप सुनी समझ लो जान मुट्ठी में है। अभी अभी सुनी वो हिनहिनाहट याद कर अभिषेक को यकीन हो गया, मामला सामान्य नहीं है। अचानक फिर वही आवाज गूंजी, ओए, उधर कोई गाड़ी गई है क्या? इस बार आवाज साफ थी। गाड़ियों में बैठे लोग सहम गए। किसी की सांस तेज हुई, किसी की हथेली पसीज गई, पर अभिषेक ने तुरंत अपनी आवाज में कड़कपन भरकर कहा, किसी का भी एक भी शब्द मत निकलने देना। अगर बच्चे रोएं तो मुंह कपड़े से ढक देना। बस कुछ देर, फिर मैं संभाल लूंगा। वो खुद बैलों के कान के पास झुककर हल्के स्वर में बोले, धीरे चलो रे, बहुत धीरे। अब गाड़ियों की गति लगभग रेंगने जैसी थी। मशाल लिए खड़े 2 आदमी शायद नाले के किनारे कुछ खोज रहे थे। वे कभी झुकते, कभी मशाल ऊंची करते, जैसे पूछ रहे हों कि क्या कोई ताजे पहिए के निशान मिले, क्या कोई बैल की खुररेखा दिखी। लेकिन अभिषेक की चालाकी काम आ रही थी। वे जानबूझकर दूसरे कम इस्तेमाल वाले रास्ते पर आए थे। यहां मिट्टी पर पुराने निशान थे, नए नहीं। कुछ ही पलों बाद वो आवाज फिर सुनाई दी, नाले के इस पार तो कोई नहीं, शायद वो लोग ऊपर वाले रास्ते से निकले होंगे। यह सुनकर अभिषेक ने राहत की एक गहरी सांस ली, लेकिन ये राहत पल भर की थी। उसी समय कोहरे के भीतर से घोड़े के टापों की आवाज तेज होती चली आई। धप धप
धप धप सब डर से जम गए। अभिषेक ने तुरंत लालटेन को फिर थोड़ा ढक दिया और बैलों को घास की ओर मोड़ते हुए गाड़ी को पेड़ों के बीच की बेहद सकरी जगह पर ले गए, जहां गाड़ी रुक नहीं रही थी, बस छिप रही थी। अगले ही क्षण नाले की उस पार से खूंखार आवाज गूंजी, देखो इधर, कदमों के निशान इस तरफ भी हो सकते हैं, फैल जाओ सब। अब खेल बड़े मोड़ की तरफ जा रहा था। नाले के उस पार मशालें बढ़ने लगी थी और अब पहली बार अभिषेक को लगा, अगर अभी कोई गलत कदम पड़ा तो आज की रात इतिहास बन सकती है। नाले के पास बढ़ती हुई मशालें देखकर सभी लोगों की सांस अटक गई। बच्चे बड़ों के सीने से चिपक गए। औरतों ने दुपट्टे से उनके मुंह दबा दिए ताकि कोई अनजानी आवाज ना निकले। अभिषेक ने पेड़ों के बीच छिपी गाड़ी को जितना हो सके उतना स्थिर रखा। बैलों को भी उन्होंने हाथ फेरकर शांत किया। भूला बैल थोड़ा घबराया, पर अभिषेक ने उसकी गर्दन पर हल्की थपकी देकर कहा, थाम ले रे बाले, आज हमारी और तेरी दोनों की परीक्षा है। नाले के उस पार अब 3 मशालें दिख रही थीं और तभी किसी आदमी ने कहा, अरे इधर रोशनी दिखी थी, लगा जैसे कोई गाड़ी मुड़ी हो। अभिषेक चौंक गए। ये बात सच नहीं हो सकती। उन्होंने रोशनी कैसे देख ली? फिर उन्हें याद आया कि कुछ देर पहले लालटीन की लौ थोड़ी तेज हो गई थी और कोहरे के बीच छोटे से छेद से शायद प्रकाश नाले तक चला गया हो। अब स्थिति गंभीर थी। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका चल पड़ा। कोहरा हिलने लगा और पेड़ों की ऊंची डालियां खूब सरसराने लगी। जंगल की आवाजें और तेज हो गईं। ऊपर उल्लू चीखा, बाई तरफ पत्तों का बड़ा झुंड हिला। ये प्राकृतिक हलचल देखते ही अभिषेक के दिमाग में बिजली सी कौंधी। यही मौका है, कोहरा और हवा हमारे साथी बने हैं। उन्होंने तुरंत एक साहसिक चाल सोची। गाड़ी से उतरकर वे बहुत धीरे धीरे घुटनों के बल झाड़ियों में घुस गए और एक बड़ा सूखा बिशरम का पत्ता उठाया। फिर बैलों की घंटी को हाथ से कसकर दबाया और पत्ते को बैलों की पूंछ के पास लाकर हल्का सा खुरच दिया। छन 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 घंटी हल्की सी बज उठी, लेकिन ये आवाज गाड़ी से कुछ फीट दूर जंगल की भीतर से आ रही थी, ऐसी दिशा से जहां किसी इंसान का होना बहुत अजीब लगता। उधर डाकुओं ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, कौन है उधर? सब मशालें उसी दिशा की ओर मुड़ गईं। 3-4 परछाइयां झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगी। अभिषेक ने तुरंत दूसरी चाल चली। उन्होंने बैल की पूंछ को हल्के से झटके से हिलाया और पत्ते से फिर वही आवाज पैदा की। अब घंटियों की घनघनाहट बिल्कुल दूसरी दिशा से सुनाई दे रही थी। डाकुओं में भ्रम फैल गया। अरे, आवाज 2 तरफ से क्यों आ रही है? कोई जानवर होगा शायद। नहीं रे, ये गाड़ी की घंटी जैसी है। मगर इसी दौरान गाड़ी और लोग बिल्कुल चुप रहे, एकदम बेजान। हवा और कोहरा मिलकर आवाज को और उलझा रहे थे। एक डाकू बोला, साले जंगल में भूत पिशाच भी बहुत है, चलो ऊपर वाले रास्ते पर खोजते हैं। अगर गाड़ी गई होगी तो मुख्य रास्ते से ही जाएगी। दूसरा बोला, हाँ, यहां तो कुछ नहीं लग रहा, चलो वापस। एक एक कर मशालें दूर हटने लगी। घोड़ों की टापें फिर दूर जाती हुई सुनाई दी। धप 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 और फिर गायब। जैसे ही आवाजें आंखों से ओझल हुई, गाड़ियों में बैठे लोगों ने राहत की गहरी सांस ली। कुछ की आंखों में पानी तक आ गया। हरिराम ने कांपती आवाज में कहा, अभिषेक, तूने तो आज जान बचा ली रे। अगर एक कदम भी हिला होता ना। अभिषेक मुस्कुराए। डाकू का डर उससे पहले डर जाता है जो दिमाग से लड़ता है। मगर कहानी अभी यहां खत्म नहीं हुई थी। उनके सामने अभी भी आधा जंगल बाकी था। और डाकू, वे जंगल छोड़कर गए नहीं थे, बस रास्ता बदलकर खोज में आगे बढ़े थे। अभिषेक ने गहरी सांस ली और कहा, दोस्तों, ये तो बस पहला पड़ाव था। असली लड़ाई अभी बाकी है,
डाकुओं की मशालें दूर चली गईं, पर जंगल का खतरा अभी भी दबे पांव चल रहा था। अभिषेक ने बैलों की रास थामते हुए गहरी सांस ली और धीरे से कहा, सब लोग बिल्कुल शांत। अभी हम सुरक्षित नहीं हैं, बस दिशा बदल गई है। गाड़ियों के पहिए फिर धीरे धीरे सड़कने लगे। कोहरा ऐसा लग रहा था जैसे सफेद धुआं पूरे जंगल में भर दिया गया हो। हर कदम पर लगता कि किसी पेड़ की परछाई कोई आदमी बनकर खड़ी है। रास्ता अब और संकरा हो गया था। बाईं ओर गहरा नाला, दाईं ओर जंगली कांटेदार झाड़ियां। किसी भी तरफ जरा सी भी गलती और गाड़ी पलट सकती थी। पीछे से एक बूढ़े काका की आवाज आई, अभिषेक बेटा, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? ये रास्ता तो मैंने कभी नहीं देखा। अभिषेक ने सिर घुमाए बिना कहा, काका, ये वही रास्ता है जो मेरे पिता लकड़ी लाते समय इस्तेमाल करते थे। मुसीबत के वक्त इन कम चलने वाले रास्तों का ही सहारा लेना पड़ता है। चिंता मत करो। पर सच्चाई ये थी कि कोहरे ने उनके लिए भी रास्ता धुंधला कर रखा था। पेड़ पौधे पहचान में नहीं आ रहे थे। डालियां रास्ता रोक रही थीं और हर कुछ दूरी पर ऐसा लगता मानो वही जगह पहले भी देखी हो। एक जगह पहुंचकर गाड़ी अचानक झटके से हिल गई। अरे राम! पीछे की गाड़ियों से आवाजें आईं। पहिया एक बड़े गड्ढे में फंस गया था। अभिषेक तुरंत गाड़ी से उतरे। कीचड़ में पांव धंसते चले गए, पर उन्होंने पहिए के नीचे पत्थर लगाए, बैलों को हल्के से पुचकारा और कहा, खींच रे भोला, थोड़ा जोर लगा। बैल ने ताकत लगाई और पहिया गड्ढे से बाहर आ गया। सबकी जान में जान आई। तभी अचानक दूर से दो तेज आवाजें गूंजी, धप धप, जैसे किसी ने लकड़ी या बंदूक का कुंदा जमीन से रगड़ा हो। और फिर तीसरी, धप। हरिराम ने कांपती आवाज में कहा, ये तो बंदूक की ठुक ठुक जैसी लगती है। अभिषेक ने उनकी बात काट दी, आवाजों का पीछा करने से ही लोग मरते हैं, हमें रास्ते पर ध्यान देना है। लेकिन उनके दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। वे जानते थे ये आवाजें डाकुओं की हैं और वो अभी भी जंगल में फैले हुए हैं। गाड़ी आगे बढ़ी और अचानक रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। एक रास्ता दाईं ओर जो थोड़ा साफ और समतल था, दूसरा बाईं ओर जो ऊबड़ खाबड़ और अंधेरे में ढका था। हर कोई चाहता था कि समतल रास्ता लिया जाए, पर अभिषेक ने बिना सोचे समझे बाईं ओर इशारा किया। हरिराम चौंक गए, अरे भाई, दाईं तरफ साफ रास्ता है, उधर क्यों नहीं? अभिषेक ने धीमी ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि साफ रास्ते पर ही डाकू बैठते हैं। सब खामोश हो गए और गाड़ियां बाएं के अंधेरे रास्ते पर उतर गईं, जहां जंगल अपनी चाल चलने वाला था। ऊबड़ खाबड़ रास्ता जैसे जंगल की भूल भुलैया था। हर मोड़ पर लगता अब बस यही आखिरी है, और फिर एक नया मोड़ निकल आता। पेड़ों की शाखाएं इतनी झुकी हुई थीं कि कई बार लोगों को सिर झुकाकर बैठना पड़ रहा था। बच्चे थक कर चुप हो चुके थे, औरतें चुपचाप भगवान का नाम ले रही थीं, पर असली बात तो ये थी, बुजुर्ग मर्द भी डर छुपा रहे थे। कुछ देर चलते चलते अचानक जंगल में एकदम से पूर्ण सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि बैलों की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। अभिषेक तुरंत सतर्क हो गए, सब लोग रुकना मत, पर सतर्क रहो। जंगल का सन्नाटा अक्सर तूफान का संकेत होता है। रास्ता थोड़ा और घूमता हुआ आगे बढ़ा। अचानक दाहिनी ओर एक बड़ा काला पत्थर दिखा, जिस पर सफेद चूने से एक तिरछा एक्स चिन्ह बना हुआ था। हरिराम की आंखें फैल गईं। अरे, ये तो डाकुओं का निशान नहीं है क्या? काकी घबरा गईं। हे भगवान, डाकू इस रास्ते पर भी आते हैं? अभिषेक ने पत्थर के पास जाकर निशान को गौर से देखा। उंगलियों से हल्का सा छुआ। चूना अभी भी थोड़ा नम था। यह निशान आज ही बनाया गया है, उनके मन ने कहा। उनका माथा पसीने से भीग गया। इसका मतलब डाकू इस रास्ते का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक और बात उन्होंने वहां देखी। निशान के नीचे मिट्टी पर खुरों के निशान थे, मगर वे जंगल की तरफ जा रहे थे, वापस नहीं आ रहे थे। इसका मतलब डाकू यहां से गुजरे थे,
पर इस दिशा में आगे नहीं कहे थे। ये एक खतरनाक लेकिन उपयोगी जानकारी थी। उन्होंने तुरंत सबको इशारा किया, डरो मत, ये रास्ता अभी पुस्त है, हम सही दिशा में जा रहे हैं। लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली, पर इससे पहले कि राहत पूरी होती, अचानक जंगल के भीतर से एक आवाज आई, झपाक, जैसे कोई भारी चीज पानी में गिरी हो। फिर टूटती डालियों की आवाज, फिर गहरी खुरदुरी सांसों की गूंज, मानो कोई इंसान तेज तेज दौड़कर छिपा हो। और तभी पेड़ की छाया के पीछे से एक आदमी का साया हिला, पहले धुंधला, फिर थोड़ा साफ, और फिर जैसे ही वो साया आगे बढ़ा, अभिषेक की पकड़ लाठी पर कस गई। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तैयार हो जाओ, जो आने वाला है वो अब तक का सबसे कठिन सामना हो सकता है। उस परछाई के हिलने भर से गाड़ियों में बैठे सभी लोगों की सांस अटक गई। कोहरा इतनी तेजी से बह रहा था कि कभी वो साया बिल्कुल साफ दिखने लगता तो कभी धुंध के पीछे गायब हो जाता। अभिषेक ने अपने कंधे के पास से लाठी थोड़ा आगे खिसकाई और धीरे से बैलों को इशारा किया कि वे रुके नहीं। गाड़ी की गति धीमी पर चलती रहे, यही उनकी योजना थी। पर साया अब पूरा उभर आया था, लंबा, मजबूत, कंधे पर शायद कुछ भारी लटका हुआ, जैसे कोई बोरा या हथियार। अभिषेक ने किसी को आवाज देने से पहले ही वो आदमी झट से पेड़ की ओट से निकला और सीधे रास्ते पर आ गया। अब वो पूरी तरह दिखाई दे रहा था, काले कुर्ते में, सिर पर गमछा बांधे, हाथ में बड़ा सा डंडा लिए। अभिषेक ने एक पल में पहचान लिया, ये डाकू नहीं, ये तो उनका टोल लेने वाला आदमी है जो आगे जाकर गिरोह को खबर देगा। आदमी ने आवाज लगाई, ओए, कौन है उधर, गाड़ियां हैं क्या? अभिषेक ने बिना घबराए उतनी ही तेज आवाज में जवाब दिया, हम गांव वाले हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं, कौन हो तुम? साया कुछ क्षण ठहर गया। शायद अभिषेक की आवाज में वो डर नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। उसने डंडा थोड़ा नीचे किया। शादी ब्याह? उसने शंका से पूछा, रात को? अभिषेक ने उसके करीब आने से पहले ही झूठ का एक बड़ा तीर छोड़ा। अरे हाँ, आज तो हमारी टोली गांव के ठाकुर साहब की रखवाली में जा रही है। आगे 4 घुड़सवार हमसे आधा घंटा पहले निकले, रास्ता खाली है, तुम कौन हो? ये सुनते ही जैसे उस आदमी की टांगे ढीली पड़ गईं। घुड़सवार क्या? वो पीछे हटा, उसकी आंखों में डर साफ दिखा। डाकुओं को पता था, जमींदारों के घुड़सवारों से सड़क पर भिड़ना मतलब सीधे मौत से लड़ना। अभिषेक ने उसकी शंका दूर करने के लिए एक और झूठ का ताबड़तोड़ वार किया। अगर कोई उधर गया हो तो बता देना कि हमारी टोली में 20 आदमी हैं, जिसे हमारे कप्तान ने भेजा है, वो आगे देख रहा होगा। आदमी पूरा सहम गया। उसने जल्दी से कहा, नहीं, मैंने कोई गाड़ी नहीं देखी, आप लोग जाइए, मैं तो जंगल में लकड़ी लेने आया था। लकड़ी? इस रात के समय? अभिषेक समझ गए, ये आदमी झूठ बोल रहा है, पर इन्हें इसका फायदा उठाना था। उन्होंने अंतिम प्रहार किया। ठीक है भाई, हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर हमारे घुड़सवारों से भेंट हो जाए तो उनका सलाम बोल देना। आदमी ने घबराते हुए सिर हिलाया और उसी रास्ते से पीछे की ओर भाग गया, जैसे किसी अदृश्य डर ने उसे पकड़ लिया हो। गाड़ियों में बैठे लोग जैसे जिंदा हो गए। हरिराम ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अभिषेक, तूने तो जान बचा ली रे। वो आदमी अगर डाकुओं को खबर दे देता तो। अभिषेक ने गंभीर आवाज में कहा, खबर देने गया होगा, पर जिस दिशा में वो डर कर भागा है, वहां से डाकुओं को आने में थोड़ा वक्त लगेगा। हमारे पास बस इतना ही समय है जितने में हम ये गहरा जंगल पार कर लें। गाड़ियों ने फिर रफ्तार पकड़ी, लेकिन अब कहानी नए मोड़ पर जाने वाली थी, क्योंकि जंगल अभी खत्म नहीं हुआ था और डाकुओं की छाया अभी भी पीछा कर रही थी। जैसे जैसे गाड़ियां आगे बढ़ीं, जंगल और घना होता चला गया। पेड़ों के बीच से हल्की हवा बहती और कभी-कभी ऐसा लगता कि कोई धीमी फुसफुसाहट कर रहा हो। लेकिन अब सबसे बड़ा डर था, वो आदमी जिस दिशा में भागा था
वो डाकुओं के कैंप की तरफ था और अगर उसने खबर दे दी तो पूरे गिरोह का हमला किसी भी वक्त हो सकता था। अभिषेक ये बात जानते थे, पर उन्होंने इसे किसी को बताया नहीं। डर फैलाने से हालात और बुरे हो जाते। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते के किनारे अचानक एक पुराना खंडहर आया। टूटी दीवारें, घिरे हुए खंभे और बीच में काई लगी एक चबूतरी। पर जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी वो थी चबूतरे पर पड़ा एक ताजा बुझा हुआ अलाव। हरिराम घबरा गए। हे राम, इसका मतलब डाकू यहीं थे? काकी ने रोते हुए कहा, क्यों आए हम इस रास्ते से? अभिषेक ने तुरंत कड़क स्वर में कहा, चुप रहो सब, डरने से कोई फायदा नहीं, ध्यान से देखो। वे आगे बढ़े और अलाव के पास मिट्टी को हाथ से छुआ। अभी अभी बुझा है, पर लोग जा चुके हैं, मतलब ये जगह उन्होंने छोड़ी है। हरिराम बोले, पर किस दिशा में गए होंगे? अभिषेक ने जमीन पर पड़े निशानों को गौर से देखा। कुछ कदमों के निशान जंगल के दाईं ओर जा रहे थे और दूसरी तरफ 2 घोड़े के खुरों की ताजा लकीरें। इसका मतलब, उन्होंने धीरे से कहा, वो मुख्य रास्ते की ओर गए हैं जहां उन्हें बड़ी गाड़ियों की उम्मीद थी। हर कोई हैरान सुकून में बोला, तो हम बच गए? अभिषेक ने सिर हिलाया, नहीं, अभी नहीं। हमारी समस्या यह है कि इन झाड़ियों के बीच से निकलते निकलते अगर हमारा कोई भी पहिया फंस गया या कोई बच्चा रो पड़ा तो वे आवाज पकड़ लेंगे। सभी फिर चुप हो गए। कुछ दूर आगे जाकर रास्ता गड्ढों से भरा था। बैल भी थकान की वजह से लड़खड़ा रहे थे। अचानक एक गाड़ी के पहिए में जोरदार चरचराहट हुई। कर्र कर्र। गाड़ी के मालिक ने घबरा कर कहा, अरे, लकड़ी टूट गई है शायद। अभिषेक का दिल उछलकर गले में आ गया। डाकू दूर हों, पर इस गूंजती आवाज को जंगल बहुत समय तक नहीं छुपा पाएगा। उन्होंने तुरंत सबको चुप रहने का संकेत दिया और खुद उस गाड़ी के पास झुक गए। पहिए की पिन आधी निकल चुकी थी। अगर पूरा पहिया टूट जाता तो पूरा काफिला रुक जाता, और रुकना मतलब मौत को बुलाना। अभिषेक ने बैग से लकड़ी का छोटा कीला निकाला, कपड़े से पिन को बांधा, मिट्टी जमाई और पहिए को मजबूती दी। कुछ ही पलों में गाड़ी फिर चलने लगी। पीछे से एक बच्चे ने फुसफुसाकर पूछा, दादा, आप डरते नहीं थे? अभिषेक ने मुस्कुराकर कहा, डर भी मेरे साथ था, पर उसे आगे चलने नहीं दिया। गाड़ियां आगे बढ़ीं और अचानक जंगल का सन्नाटा दूसरी बार टूटा। इस बार दूर से आती घोड़ों की बहुत तेज टापों की आवाज से। अभिषेक की आंखें चमक उठीं। अब असली सामना शुरू हुआ जाएगा। दूर कहीं जंगल की गहराई से आती घोड़ों की टापों की आवाज धीरे धीरे तेज होती चली आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जमीन ही कांप रही हो। बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। औरतों के चेहरे पीले पड़ गए और मर्दों के चेहरे की कड़क भी हल्के हल्के ढीली पड़ने लगी। अभिषेक ने बैलों की रास कसकर पकड़ी और कहा, सब लोग ध्यान रखो, हम रुकेंगे नहीं पर भागेंगे भी नहीं। धीमे और स्थिर चलो, बस इतनी ही गति चाहिए। हरिराम ने घबराकर पीछे देखा। कोहरे में कुछ आकृतियां धीरे धीरे उभर रही थीं। किसी मशाल की लाल रोशनी 2-3 बार चमककर गायब हुई। अरे बाप रे, वो लोग हमारी तरफ ही आ रहे हैं। अभिषेक ने उसकी बात काटते हुए कहा, डर का समय नहीं है, हमारे पास अभी भी एक मौका है। रास्ता अब 2 तरफ से पेड़ों से इतना घिरा था कि गाड़ी सिर्फ एक कतार में ही जा सकती थी। लेकिन आगे रास्ता अचानक बिखर कर 2 पगडंडियों में बंट गया। एक संकरी, कांटेदार, दूसरी थोड़ी चौड़ी और समतल। हर कोई समतल रास्ते की तरफ भागना चाहता था, पर अभिषेक ने गाड़ी को सीधे कंटीले संकरे रास्ते की तरफ मोड़ दिया। हरिराम चौंक पड़े। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? उधर गाड़ी फंस जाएगी। अभिषेक ने कहा, हो सकता है फंस जाए,
लेकिन उधर से घोड़े नहीं आ पाएंगे। सब चुप। लोगों ने पहली बार समझा कि भागने का रास्ता आसान नहीं, बुद्धि वाला मुश्किल रास्ता ही जिंदगी देता है। गाड़ी कंटीले झाड़ियों के बीच घुस गई। कांटे गाड़ी पर रगड़ खा रहे थे। औरतें दुपट्टे से चेहरा बचा रही थीं, पर बैल मजबूती से बढ़ते रहे। पीछे से टापों की आवाज और तेज हो गई। अब सिर्फ कुछ ही दूरी रह गई थी। अचानक जंगल के दूसरी तरफ से एक तेज आवाज आई। ओए, उधर! गाड़ियों के निशान उधर जा रहे हैं। अभिषेक ने तुरंत समझ लिया कि डाकू मुख्य रास्ते पर पहुंच गए हैं और अब खोज फैलाकर जंगल में घुस रहे हैं। वे फौरन बोले, सब लोग बैठो, गाड़ी नीचे मत उतरो। अगर हम आवाज करते रहे तो वो सीधे हमारी तरफ आएंगे। अब गाड़ियां लगभग रेंगते हुए कांटों के बीच से निकल रही थीं। उधर डाकुओं की आवाजें और जोरदार हो रही थीं। छोड़ना मत, ढूंढो सबको, आज कोई नहीं बचेगा। उनकी चीखें जंगल की ठंडी हवा को और भी खतरनाक बना रही थीं। लेकिन इसी बीच एक अप्रत्याशित चीज हुई। संकरे रास्ते के बीच में एक बड़ा झुका हुआ पेड़ मिला, जिसकी टहनी पूरे पगडंडी को रोक रही थी। हरिराम चिल्ला पड़े, अरे अब तो गए। औरतों ने भगवान को पुकारा, पर अभिषेक ने शांत होकर कहा, डरो मत, ये पेड़ हमें बचाएगा। उन्होंने तुरंत गाड़ी रोककर लाठी से पेड़ की पतली टहनी नीचे की ओर मोड़ी और बैलों को कहा, चलो रे, इसके नीचे से निकल जाओ। बैल धीरे से झुककर टहनी के नीचे सरक गए। गाड़ी भी दाईं और थोड़ा तिरछी हुई और नीचे से निकल गई। कीचड़, कांटे, झाड़ियां सब मिलकर रास्ता बनाते गए। दूसरी तरफ से घोड़ों की आवाज अब भी आ रही थी, पर वो संकरे कंटीले रास्ते पर आ ही नहीं पा रहे थे। ये सुनते ही अभिषेक के चेहरे पर विजयी मुस्कान फैल गई। जंगल ने एक बार फिर हमारी मदद की, पर यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। आगे एक और सबसे बड़ा मोड़ इंतजार कर रहा था। कांटेदार रास्ता पार करने के बाद पहली बार जंगल थोड़ा खुला दिखाई दिया। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक संकरी घाटी थी, जिससे मुश्किल से एक गाड़ी गुजर सकती थी। अभिषेक ने गहरी सांस ली। सब लोग ध्यान से, यही जगह सबसे खतरनाक है। घाटी में आवाज गूंजती है। अगर डाकू इधर आए तो हमें छुपने का भी मौका नहीं मिलेगा। गाड़ी ने घाटी में प्रवेश किया। दोनों तरफ ऊंचे पत्थर, ऊपर काले पेड़ों की डालियां, जिनके बीच आसमान सिर्फ एक पतली नीली लकीर जैसा दिख रहा था। जैसे ही गाड़ी घाटी में उतरी, अचानक सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि गाड़ियों की चर-चर भी डरावनी लगने लगी। बच्चों ने अपने कान ढक लिए, औरतों ने आंखें बंद कर ली। हरिराम फुसफुसाए, अरे ये घाटी तो जैसे भूतों की जगह लगती है। अभिषेक ने कठोर आवाज में कहा, भूत नहीं होते, पर गलत कदमों से मौत जरूर होती है। सब चुप रहो। गाड़ी आगे बढ़ती रही, पर अचानक पहला बड़ा झटका लगा। एक विशाल चट्टान ऊपर कहीं हिली, पत्थर नीचे गिरा। धड़ाम! आवाज इतनी तेज थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। घाटी की दीवारों पर आवाज टकराकर कई बार धड़ाम 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 गूंजती रही। हरिराम डर गए, अरे कहीं ये डाकुओं का जाल तो नहीं है। अभिषेक ने आवाज सुनकर कहा, नहीं, ये चट्टान मौसम से ढीली हुई होगी, पर आवाज बहुत दूर तक गई है। उनके इतना कहते ही दूर से एक चीख सुनाई दी, ओए, उधर आवाज आई थी, घाटी में कोई है। डाकू सतर्क हो चुके थे। वे अब घाटी की तरफ बढ़ रहे थे। गाड़ियों में खलबली मच गई। अब क्या करेंगे? घाटी संकरी है, भागने का रास्ता नहीं। अभिषेक ने तुरंत आदेश दिया, सब लोग गाड़ियों को चट्टानों के पीछे लगाओ, लालटेन बुझा दो, बच्चों को ढक दो, आवाज बिल्कुल मत करना। अंधेरी घाटी में अब कोई रोशनी नहीं थी, बस कोहरा, पत्थर और डर की घनी परत। गाड़ियां चट्टानों की आड़ में छिपी, लोग दबक कर बैठे और सबकी सांसें थम सी गईं। घाटी के बाहर घोड़ों की टापें पास आती गईं। धप धप धप। डाकू अब बस कुछ ही कदम दूर थे
और अभिषेक ने अपने जीवन का सबसे बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर ली थी। घाटी का मुहाना अब डाकुओं की टापों से भर चुका था। घोड़ों के नाले की पत्थरों से टकराने की आवाज ऐसी गूंज रही थी मानो पूरी घाटी कांप रही हो। अभिषेक ने सबको हाथ के इशारे से चुप रहने को कहा। उनकी सांसों की गति भी धीमी हो गई। लोग चट्टानों के पीछे छुपे थे। किसी का माथा कांप रहा था, किसी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गहरी खामोशी में अचानक एक डाकू की खुरदुरी आवाज आई। ओए, आवाज यहीं से आई थी, कहीं ये गाड़ियां घाटी में छुपी ना हो। दूसरे ने कहा, घाटी सक्रिय है, अगर छुपे होंगे तो यहीं कहीं होंगे। घाटी के भीतर बैठे लोग डर के मारे पत्थर बन चुके थे। एक बच्चे ने हल्का सा सिसकने का प्रयास किया। काकी ने तुरंत उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया। अभिषेक का दिमाग बिजली सा चल रहा था। अगर डाकू घाटी में उतर आए तो गाड़ियां फंस जाएंगी, भागने का रास्ता नहीं बचेगा। अचानक उसे एक पुराना लकड़ी का ड्रम दिखा जो शायद किसी चरवाहे ने पानी भरने के लिए छोड़ा होगा। ड्रम आधा टूटा था मगर आवाज करने के लिए काफी था। अभिषेक धीरे से गाड़ी से उतरे, पत्थरों की ओट लेते हुए ड्रम के पास पहुंचे। पीछे हरिराम फुसफुसाए, अरे पागल, कहां जा रहा है, मरवा देगा सबको। अभिषेक ने सिर्फ हाथ उठाकर इशारा किया, शांत, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। उन्होंने ड्रम को धीरे धीरे घाटी के पीछे वाली ढलान की ओर लुढ़काया। ढलान कंकड़ों से भरी थी। जैसे ही ड्रम ने पहली ढलान पकड़ी, ठक 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 ठू, फिर तेजी से उछलता हुआ धड़ाम धड़ाम और आखिर में दुंग। आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। घाटी के बाहर खड़े डाकू चौंक गए। उधर पीछे से आवाज आई, लगता है गाड़ियां घाटी के पार भागी हैं, चलो सब उधर जल्दी। घोड़ों की टापें पूरी दिशा बदलकर घाटी के दूसरी ओर दौड़ पड़ी। अभिषेक तेजी से चट्टानों की ओट में लौटे और गहरी राहत की सांस ली। उनकी आवाज धीमी थी पर दृढ़। कोहरा दोस्त है और आवाज दुश्मन को भटका देती है। घाटी फिर सन्नाटे में डूब गई, लेकिन अब डाकू पूरी तरह गलत रास्ते पर जा चुके थे और पहली बार गाड़ियों में बैठे लोगों की आंखों में आशा की हल्की सी चमक आई। अभिषेक ने धीरे से कहा, अब समय है इस घाटी को पार करके जंगल के आखिरी हिस्से तक पहुंचने का। सब लोग फिर यात्रा पर चल पड़े, धीरे संभल कर, पर अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ। घाटी पार करने के बाद जंगल का इलाका थोड़ा खुला दिखाई दिया। पेड़ दूर दूर हो गए थे, जमीन थोड़ी समतल। सबने सोचा शायद अब राहत मिलने वाली है, पर कहानी का असली मोड़ अभी सामने था। थोड़ी देर बाद एक चौड़ी सूखी नदी दिखी जिसे पार करने के लिए एक पुराना लकड़ी का पुल बना हुआ था। अभिषेक ने पहली नजर में ही समझ लिया पुल की हालत बहुत खराब है। 2-3 लकड़ी की पट्टियां टूटी हुई, कुछ किनारे से लटक रही थीं और नीचे गहरी खाई जैसी सूखी नदी की पट्टी। हरिराम बोले, ये पार नहीं होगा, गाड़ी नीचे गिर जाएगी। काकी ने घबराकर सिर पर हाथ रखा, हे भगवान, इतना चलकर आखिर यहां आके फंसना था। अभिषेक ने पुल की जांच की। लकड़ी सड़ी हुई थी, पर बीच का हिस्सा अभी भी थोड़ा मजबूत था। उन्होंने गहरी सांस ली। हाँ, गाड़ी पार हो सकती है, लेकिन एक शर्त पर। सब उनकी ओर देखने लगे। पहले मैं अकेला जाकर देखूंगा कि कौन सा हिस्सा मजबूत है। हरिराम ने डरते हुए कहा, अगर तू गिर गया तो? अभिषेक ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी नेता को सबसे पहले खतरे में उतरना पड़ता है। तुम लोग बच्चों को संभालो। वो लाठी के सहारे धीरे धीरे पुल पर चढ़ गए। हर कदम पर लकड़ी चरमराती, कर कर। एक जगह पट्टी नीचे धंसी, उनका दिल कांप उठा, पर वो संभल गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने पाया
कि बीच का हिस्सा थोड़ा मजबूत है और 2 बैल संभल कर चलें तो गाड़ी पार हो सकती है। वे वापस आए और बोले, सब लोग सुनो, गाड़ी को बिल्कुल बीचों बीच रखना, बैल फिसले नहीं ये देखना, और किसी भी कीमत पर घबराना मत। सबने हिम्मत जुटाई। पहली गाड़ी धीरे धीरे पुल पर चढ़ी। बैल सावधानी से कदम रख रहे थे। कांपती लकड़ी की आवाज सबके दिलों की धड़कन और बढ़ा रही थी। अचानक चर्र तड़ाक, पुल की एक पट्टी टूट गई। औरतों ने चीख दबा ली। बच्चे मां से चिपक गए। बैल भी घबरा गए, पर अभिषेक ने तुरंत उनकी आंखों पर हाथ रखकर कहा, डर नहीं रे बाले, एक कदम और, बस एक कदम। बैल ने कदम बढ़ाया, गाड़ी हिली और फिर धीरे धीरे पूरा पुल पार कर गई। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने बचा लिया, अभिषेक ने बचा लिया। बाकी गाड़ियां भी उनकी राह देखकर पुल पार करने लगीं। जब आखिरी गाड़ी निकली तो अभिषेक ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी जंगल की हवा में एक नई आवाज गूंजी, बहुत दूर से पर साफ साफ। इधर, उन्होंने पुल पार किया है। डाकू फिर करीब आ रहे थे और अब गाड़ियों और डाकुओं के बीच बस एक आखिरी पहाड़ी मोड़ बचा था। अभिषेक ने गंभीर स्वर में कहा, अब आखिरी दांव खेलना होगा, और ये दांव हम सबकी किस्मत तय करेगा। डाकुओं की आवाज अब हवा में तीर की तरह फिसल रही थी, तेज, साफ और डर पैदा करने वाली। घोड़ों की टापें दूर थीं, लेकिन दिशा बिल्कुल वही थी जहां से गाड़ियां अभी अभी बनी राह पर आगे बढ़ी थीं। अभिषेक ने गाड़ियों को रुकने नहीं दिया, पर अब उनका चेहरा पहले से भी ज्यादा तनावग्रस्त था। उन्होंने रास्ते की दूरी का अंदाजा लगाया। अगर ये मोड़ पार हो गया तब जंगल का बड़ा हिस्सा पीछे रह जाएगा और इसके बाद खेतों की पट्टी शुरू हो जाएगी, जहां डाकुओं के घोड़ों का आना मुश्किल था। पर मुश्किल ये थी, ये पहाड़ी मोड़ बहुत खतरनाक था। एक तरफ ऊंची चट्टानें, दूसरी तरफ गहरी खाई। जरा सा भी पहिया फिसलता तो गाड़ी सीधे खाई में लुढ़ जाती। हरिराम डरते हुए बोले, अभिषेक, अगर डाकू जल्दी पहुंच गए तो हम ना ऊपर जा सकेंगे ना वापस मुड़ पाएंगे। अभिषेक ने गंभीर स्वर में कहा, ऊपर जाना होगा। डाकू आवाज का पीछा करते हैं, हम चुप चले तो वे भ्रम में रहेंगे। गाड़ियों ने पहाड़ी मोड़ पर चढ़ना शुरू किया। पहले पहिए ने कितना धीरे धीरे घूमना शुरू किया, ये देखकर बच्चे तक सांस रोककर बैठ गए। पहाड़ियों पर हमेशा हवा तेज होती है और आज तो कोहरा भी था। गाड़ियां इतनी धीमी थी कि लगता था जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें पकड़कर रोक रखा हो। जैसे जैसे गाड़ियां ऊपर चढ़ती, पहिए ढीली मिट्टी में फिसल जाते, रुक रुक कर खींचते और फिर आगे बढ़ते। एक जगह तो बैल बिल्कुल रुक गए। उनकी सांस तेज चलने लगी थी। औरतों ने दबी आवाज में कहा, हे भगवान, अब कैसे निकलेंगे? अभिषेक ने बैलों की आंखों में देखा। उन आंखों में थकान तो थी, पर हिम्मत अभी भी बाकी थी। उन्होंने धीरे से बैलों की कान में कहा, बस थोड़ा और मेरे बाले, तेरी चाल ही हमारी जान है। बैल फिर उठे। लाठी की हल्की थपकी से उन्होंने ढाल पर चलना जारी रखा। गाड़ी जैसे ही पहाड़ी के मोड़ के सबसे खतरनाक हिस्से पर पहुंची, दूर से एक जोरदार चीख सुनाई थी। ओए, वो गए नहीं, उनकी गाड़ी की आवाज उधर से आई है। हरिराम कांप उठे। अब क्या करेंगे? अभिषेक ने आंखें संकरी करते हुए आवाज की दिशा का अंदाजा लगाया। डाकू पहाड़ी के निचले हिस्से से इस तरफ दौड़ रहे थे।
अगर वे ऊपर पहुंच गए तो गाड़ियों का रुकना तय था। अभिषेक ने तुरंत आदेश दिया, गाड़ियों को एक एक करके आगे बढ़ाओ, कोई भी रुकना नहीं। और वे खुद पहाड़ी के किनारे खड़े होकर डाकुओं की दिशा देखने लगे। पहली बार अभिषेक के चेहरे पर डर की महीन रेखा उभर गई थी। डाकू पहाड़ी के नीचे से दौड़ते हुए अब साफ दिखने लगे थे। कोहरा छट रहा था और मशालों की रोशनी पत्थरों पर उछलती हुई डरावनी चमक पैदा कर रही थी। हरिराम चिल्लाए, अभिषेक 1 दर्जन से ज्यादा हैं। काकी रो पड़ी, अब तो भगवान ही बचाए। पर अभिषेक की आंखों में अचानक एक चमक आई, जैसे कोई नई योजना दिमाग में उभर गई हो। उन्होंने कहा, अगर ये लोग ऊपर पहुंच गए तो हम नहीं बच सकते, पर ऊपर आने से पहले हमें इन्हें रोकना होगा। हरिराम घबरा कर बोले, हथियार नहीं, लोग कम, क्या कर सकेगा तू? अभिषेक ने आसमान की ओर देखा, फिर पहाड़ी के किनारे इशारा किया। हथियार नहीं है, पर पहाड़ है। और ये कहते ही उन्होंने तेजी से बड़े बड़े पत्थर ढलान के किनारे ढूंढना शुरू किए। पीछे वालों ने सहमी आवाज में पूछा, क्या करने वाला है? अभिषेक ने बिना समय गंवाए कहा, पत्थरों को ढलान पर धकेलना है। ढलान तेज है, पत्थर नीचे घूमेंगे और सीधा डाकुओं के पैरों पर जाएंगे। अगर उनके घोड़े घबरा गए, वे ऊपर नहीं आ पाएंगे। हरिराम चौंक कर बोले, ये तो बाप रे, ये तो बहुत बड़ा दांव है। दांव? अभिषेक हंसे, यही तो हमारी जान बचाने का रास्ता है। उन्होंने एक बड़े पत्थर को पकड़ा और ढलान पर धक्का दिया। पत्थर ने पहले धीमी चाल पकड़ी, फिर नीचे ढलते ही तेज गति से घूमने लगा। धड़ 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 धड़। नीचे खड़े डाकू चौंक गए। ओए सावधान, पत्थर आ रहा है। कुछ डाकू बच गए, कुछ गिर पड़े। घोड़ों ने अचानक हिनहिनाकर एक दूसरे को ठोकर मारी। अभिषेक चिल्लाए, और धकेलो, सब धकेलो। अब सभी मर्द, यहां तक कि कुछ औरतें भी पत्थरों को पकड़कर ढलान की ओर धकेलने लगीं। छोटे बड़े पत्थर तेजी से लुढ़कते हुए नीचे टकरा रहे थे। ठाएं, धप, धड़ाम, छन। डाकू अब पूरी तरह घबरा गए थे। घोड़ों ने दौड़ लगाते हुए खुद को बचाने की कोशिश की। एक डाकू चिल्लाया, हमसे नहीं होगा, ये ऊपर से हमला कर रहे हैं। दूसरा बोला, पीछे हटो, घाटी से जाना पड़ेगा। और देखते ही देखते डाकुओं की टुकड़ी घबराकर पीछे हटने लगी। गाड़ियों में बैठे लोगों ने राहत की सांस ली। अभिषेक के माथे पर पसीना था, पर उनकी आवाज मजबूत। चलो, अब हम इस पहाड़ी से उतरकर खेतों की तरफ निकलेंगे। बस थोड़ा सा और हम सुरक्षित होंगे। गाड़ियां फिर चल पड़ी, धीरे पर अब उम्मीद से भरी हुई। डाकू अब पीछे हट चुके थे और रात का कोहरा मानो खुद अभिषेक की ओर से ढाल बनकर खड़ा था। पहाड़ी से नीचे उतरते ही जंगल की घनी अंधेरी परत अचानक कम होने लगी। पेड़ों की भीड़ विरल पड़ गई और दूर से खेतों की मिट्टी की गंध हवा में घुलने लगी थी। सबके चेहरे पर राहत की हल्की चमक आई। अब शायद बच जाएंगे। पर अभिषेक ने बैलों की रास संभालते हुए कठोर आवाज में कहा, अभी ये मत सोचो कि खतरा गया। डाकू जल्दी हार मानने वालों में नहीं होते। वे सब आगे बढ़ते हुए जंगल और खेत की सीमा पर पहुंचे। कोहरा अब कम था और चांदनी खेतों पर सफेद झाग जैसी दिख रही थी। खेतों के किनारे एक लंबा मेड़ वाला रास्ता था, जिस पर 2 बैलगाड़ियां मुश्किल से साथ साथ चल सकती थीं। अभिषेक की योजना थी मेड़ों के बीच से निकलकर मुख्य पगडंडी पर जाना, जहां से गांव बस 2 कोस दूर रह जाता था। लेकिन जैसे ही वे खेतों के करीब पहुंचे, अभिषेक की नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। खेत की मिट्टी पर ताजे घोड़े के खुरों के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वे जम गए। हरिराम ने घबराकर पूछा,
ये खेत में घोड़े कैसे आए? अभिषेक मिट्टी पर झुके और निशान का आकार देखा। ये वही निशान थे जो उन्होंने जंगल के भीतर देखे थे। मतलब, उन्होंने गंभीर होकर कहा, कुछ डाकू शॉर्टकट से खेतों की तरफ पहले ही आ चुके हैं। पीछे से एक औरत डरते हुए बोली, अब हम जाएंगे कहां? अभिषेक ने तुरंत सबको समझाया, खेतों की मेड़ लंबी है। अगर हम पूरी मेड़ से जाएंगे तो रास्ते में मिल भी सकते हैं, लेकिन वे धीरे से मुस्कुराए और बोले, जहां डाकू घोड़े ले जा सकते हैं वहां बैलगाड़ी नहीं जा सकती, और जहां गाड़ी जा सकती है वहां उनका घोड़ा फंस जाएगा। लोग चौंक गए। मतलब? अभिषेक ने मेड़ के बगल में एक पुरानी पगडंडी की ओर इशारा किया, जो दो खेतों के बीच से घुसकर बहुत संकरी होकर आगे जाती थी। ये रास्ता बैल को तो मिल जाएगा, लेकिन घोड़े को नहीं, और डाकू घोड़ों पर चलते हैं, वे यहां नहीं आएंगे। हरिराम ने देखा, रास्ता इतना पतला था कि गाड़ी बगल में जरा सी भी हिली तो खेत में गिर जाएगी। बहुत जोखिम है। अभिषेक ने दृढ़ स्वर में कहा, जिंदगी ही जोखिम है। बाकी रास्ते पर डाकू इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी इस पगडंडी पर जाएगी, बैल जानते हैं वे हमें गिराएंगे नहीं। काकी ने डरते हुए कहा, भगवान के भरोसे चलें? अभिषेक बोले, नहीं, अक्ल के भरोसे चलें, भगवान भी साथ देंगे। गाड़ियां अब बारी बारी उस संकरी पगडंडी पर चढ़ने लगी। बैल बमुश्किल फिट हो रहे थे। गाड़ी के पहियों के नीचे मेड़ की मिट्टी टूटती फिर संभल जाती। जैसे ही वे आगे बढ़े, दूर से एक आवाज आई, घोड़ों की हिनहिनाहट की, और फिर डाकू की चीख, उधर कोई गया है, मेढ़ों पर तलाश करो। सब लोग सहम गए, लेकिन पगडंडी इतनी संकरी थी कि डाकू अपने घोड़े उस तरफ कभी नहीं ला सकते थे। अभिषेक ने संतोष की सांस ली। अब ये रास्ता हमें जंगल की मौत से दूर ले जाएगा। पर किस्मत ने अभी उनकी परीक्षा पूरी नहीं की थी। पगडंडी धीरे धीरे एक चौड़े खेत के बीच जा रही थी। आगे एक विशाल सरसों का खेत फैला था। पीले फूलों का समुद्र जो रात में भी हल्का सुनहरा चमक रहा था। हवा में सरसों की खुशबू घुली थी। बच्चों के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। लेकिन अभिषेक चिंतित थे। उन्होंने चारों तरफ देखा। सरसों का खेत बहुत घना था और उसके पीछे एक कच्चा रास्ता था जहां से डाकू आ सकते थे। वे सोच ही रहे थे कि अचानक दूर से एक मशाल की लाल रोशनी दिखाई दी। हरिराम ने सिसकारा, अरे वो लोग उधर भी आ गए। काकी रो पड़ी, अब तो गाड़ियां दिख जाएंगी। बच्चे मां से चिपक गए। अभिषेक ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और फिर बिजली सी चमकती हुई चाल सूझी। उन्होंने कहा, सब लोग सुनो, गाड़ियां सरसों के खेत में उतरेंगी। सब दंग, अरे गाड़ी कैसे उतरेगी? पहिए फंस जाएंगे। अभिषेक ने कहा, हां, पहिए फंसेंगे पर लोगों की जान बचेगी। उन्होंने बैलों को हल्की चुटकी से सरसों के खेत की ओर मोड़ा। बैल खेत के बीच सरक गए। गाड़ी धीरे धीरे पीले फूलों के बीच छिप गई। सरसों की ऊंचाई इतनी थी कि बैठा हुआ इंसान बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। पीछे की गाड़ियों ने भी उनका अनुसरण किया। धीरे धीरे पूरा काफिला सरसों के महासागर में पूरी तरह गायब हो गया, जैसे खेत ने उन्हें अपनी बाहों में छिपा लिया हो। मशाल लिए डाकू कच्चे रास्ते पर सरसों के खेत के किनारे दौड़ कर आए। वे चिल्लाए, गाड़ियां कहां गईं? उधर तो कोई निशान नहीं। खेत में जाओ, देखो। एक डाकू ने सरसों के खेत में पांव रखकर देखा। मिट्टी बहुत नर्म थी। खेत में घोड़ा ले जाना मुमकिन ही नहीं था। नहीं, यहां नहीं जा पाए होंगे। गाड़ी खेत में गई तो फंस जाएगी। दूसरे ने कहा, चलो रास्ते के आगे देखते हैं। और डाकू सरसों के खेत के किनारे से आगे निकल गए। जब उनकी आवाजें पूरी तरह दूर हो गई तो अभिषेक ने फुसफुसा कर कहा, सब लोग अब सांस ले सकते हो। औरतें रोते रोते हंसने लगी। बच्चों ने राहत की सांस ली। हरिराम ने अभिषेक के कंधे पर हाथ रखा।
भाई, तूने तो चमत्कार कर दिया। खेत खेत भी तेरे कहने पर हमारी ढाल बन गया। अभिषेक बोला, चमत्कार नहीं, बस समझदारी और थोड़ी सी किस्मत। सरसों के बीच छिपी गाड़ियां धीरे धीरे फिर पगडंडी पर उतरी। अब गांव सिर्फ 2 कोस दूर रह गया था, पर आगे अभी भी एक अंतिम खतरा छाया की तरह खड़ा था, जिससे अभिषेक को अभी लड़ना ही था। सरसों का खेत पार करके गाड़ियां फिर पगडंडी पर आ गईं। रात काफी बीत चुकी थी। दूर कहीं मुर्गे की पहली टेर भी सुनाई देने लगी थी, मानो भोर अपनी चुपचाप आहट दे रही हो। लोगों के चेहरों पर थकान, डर और उम्मीद तीनों एक साथ नजर आ रहे थे। हरिराम ने गहरी सांस लेकर कहा, बस थोड़ा और बच जाए अभिषेक। अभिषेक ने आसमान की ओर देखा। अब कोहरा थोड़ा हल्का था, पर हवा अभी भी भारी थी। वे आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक अभिषेक के कानों में एक अजनबी आवाज पड़ी। कुर्र, कचाक, कुर्र, जैसे लकड़ी को किसी ने तेजी से मोड़कर तोड़ा हो। उनकी आंखें चौकन्नी हो गईं। वे बैलों की रास खींचकर बोले, सब रुक जाओ। पीछे बैठी औरतों ने डर कर पूछा, क्या हुआ? अभिषेक ने झाड़ियों के पीछे घुसती छाया देखी, मानो कोई इंसान झुककर सावधानी से अंधेरे में कुछ खोज रहा हो। हरिराम ने भी देखा, अरे वो तो डाकू जैसा लग रहा है। अभिषेक ने फुसफुसा कर कहा, नहीं, वो अकेला है और इतनी सावधानी से छिपकर चल रहा है। लगता है वो हमारी गिरोह का हिस्सा नहीं, कुछ गड़बड़ है। अचानक वो आदमी झाड़ी के पीछे फंसकर लड़खड़ा गया और जैसे उसी क्षण मशाल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, सबके मुंह से एक ही आवाज निकली, अरे ये तो चंदू है। चंदू पास के गांव का गरीब चरवाहा था, छोटा, दुबला पर तेज दिमाग वाला लड़का। अभिषेक तुरंत उसकी ओर भागे। चंदू, तू यहां क्या कर रहा है? चंदू हाफते हुए बोला, भैया अभिषेक, मैं तो रात में अपने मवेशी ढूंढने निकला था, पर जंगल में डाकुओं ने मुझे देख लिया। मैं जान बचाकर इधर भागा। उसकी आवाज कांप रही थी, वो बुरी तरह डरा हुआ था। अभिषेक ने पूछा, कितने डाकू हैं और किस दिशा में? चंदू ने कांपते हुए कहा, भैया आप तो बच गए होंगे शायद, पर बाकी डाकू खेतों के दूसरी तरफ एक जाल बिछाकर बैठे हैं। उनको खबर मिल गई है कि गाड़ियां इस तरफ से जा रही हैं। ये सुनते ही सबका खून जम गया। अभिषेक ने तुरंत स्थिति समझी। मुख्य पगडंडी पर डाकू इंतजार कर रहे हैं। यही अंतिम रास्ता गांव की ओर जाता है। हरिराम ने थरथराते हुए कहा, अब तो कोई रास्ता नहीं बचा। पीछे जंगल, आगे डाकू। अभिषेक ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में वो तेज चमक फिर जाग उठी, जिसने अब तक सबको बचाए रखा था। रास्ता है, वे धीमी से बोले। सबकी नजरें उनके चेहरे पर टिक गईं। उन्होंने कहा, हम सीधे रास्ते से नहीं जाएंगे, हम खेत के बीच बने पुराने सिंचाई नाले से जाएंगे। चंदू चौंका, वो नाला? भैया वहां तो बैलगाड़ी फंस जाएगी। अभिषेक बोले, हां फंसेगी, पर उतनी देर में डाकू हमें वहां ढूंढने नहीं आएंगे, और जब तक वे समझेंगे हम गांव की सीमा पार कर चुके होंगे। ये सुनकर सबके चेहरों पर फिर आशा जग गई। गाड़ियां मोड़ लेकर उस मिट्टी वाले सिंचाई नाले की ओर बढ़ गईं, जो सरसों के खेतों के बीच से कई साल पहले खोदा गया था। अब आधा पटा हुआ, लेकिन अभी भी इतना गहरा कि गाड़ी को छिपा सके। ये जंगल से निकलने का अंतिम निर्णायक दांव था। सिंचाई नाला कभी गांव वालों के लिए जीवन का स्रोत था, पर अब उस रात वे जीवन की रक्षा का रास्ता बन गया। गाड़ियां नाले में उतरी, पहिए मिट्टी में धंस गए, लेकिन अभिषेक जानते थे यही उन्हें छिपाए रखेगा। वे बैलों को छोटे छोटे कलंग इन्हें देते हुए गाड़ियों को आगे बढ़ा रहे थे। नाला संकरा था, पर बैलों के कदमों का तालमेल शानदार था।
पीछे से डाकुओं की आवाजें अब बहुत कम सुनाई दे रही थीं। कभी कभी हवा एक चीख लाती, उधर तलाशो, गाड़ियां खेतों में नहीं हैं। और फिर आवाजें गायब। गाड़ियां धीरे धीरे नाले के बीच चलती रहीं। कई जगह नाला इतना गहरा हो गया कि पहिए आधे मिट्टी में धंस गए। हरिराम ने डरते हुए कहा, अगर यहाँ फंस गए तो डाकू आते ही दिख जाएंगे। अभिषेक बोले, फंसे तो नहीं, पर संभल कर चलना होगा। उन्होंने हर गाड़ी के पहिए के नीचे अपनी लाठी से मिट्टी हटाई, कुछ जगह मिट्टी भरवाई और बैलों को संभाल कर एक एक कदम आगे बढ़ाया। धीरे धीरे नाले का रास्ता खुला और खेतों का वो हिस्सा आया जहां से गांव की सीमा बस एक फरलांग दूर थी। पहली बार उनके कानों में गांव के कुत्तों की भौंक सुनाई दी। एक बूढ़ी अम्मा रो पड़ी, अरे भगवान, हम अपने गांव के कुत्तों की आवाज सुन पा रहे हैं, मतलब हम बच गए। बच्चों ने खुशी में ताली बजाई, पर अभिषेक ने तुरंत कहा, शोर मत करो। वे नाले से बाहर निकले और फिर खेत की अंतिम मेड़ पर चढ़े। वहां से गांव की झोपड़ियां धुंध के बीच दिखाई देने लगीं। नम मिट्टी से उठता धुआं, आधी बुझी चूल्हे की महक और दूर कहीं ढोलक की धीमी थाप। ये दृश्य देखकर गाड़ियों में बैठे लोग भावुक होकर एक दूसरे को देखने लगे। अभिषेक ने बैलों को तेजी से गांव की ओर बढ़ाया। गांव की चौकी पर बैठा रात का पहरेदार उन्हें आते देख चौंका। अरे अभिषेक भैया, रात के इस पहर इतनी गाड़ियां? अभिषेक मुस्कुराए और बोले, लंबी कहानी है चौकीदार काका, लेकिन पहले सबको सुरक्षित घर पहुंचा लेने दो। गांव की मोड़ वाली गली में गाड़ियों की घंटियां बजती रहीं और धीरे धीरे गांव का हर द्वार जागने लगा। कहीं दीपक जलाए गए, कहीं दरवाजा खुला, कहीं औरतों ने अपने सर पर हाथ रखकर कहा, अरे सब के सब सुरक्षित लौट आए, भगवान की कृपा। हरिराम रो पड़े, अभिषेक, अगर तू ना होता तो आज हम में से कोई ना रहता। अभिषेक ने शांति से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस अक्ल, धैर्य और हम सबकी एकता काम आई। लेकिन ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अगला पड़ाव था दूसरे गांव में पहुंचना और रिश्तेदारी निभाना। अब डाकुओं का खतरा तो पीछे रह गया था, पर कहानी का असली स्वर्णिम अंत अभी बाकी था। गांव की सरहद पार कर लेने के बाद अभिषेक और पूरे काफिले ने कुछ समय अपने अपने घर पर विश्राम किया। बच्चों को गर्म दाल भात मिला, औरतों ने माथे पर पानी छिड़का, बूढ़े लोग चारपाई पर लेटकर आंखें मूंदकर भगवान का शुक्रिया अदा करते रहे। पर सफर अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। अगली सुबह उन्हें उसी रिश्तेदारी के गांव पहुंचना था जहां मुंडन और कीर्तन का कार्यक्रम था। सुबह की हल्की धूप जंगल के डर को धोकर नए विश्वास जैसी चमक दे रही थी। बैल भी रात के खौफ से उभरकर ताजी घास चबाते हुए फिर से सफर के लिए तैयार हो गए थे। गांव की औरतें अभिषेक को देख देख कर कहती, अरे इस लड़के ने तो चमत्कार कर दिया, इतने डाकुओं के बीच से इतनी सारी गाड़ियों को निकाल लाया, भगवान इसे सलामत रखे। पर अभिषेक बस मुस्कुराते, माथा झुकाकर आगे बढ़ जाते। सुबह के समय पूरा काफिला फिर बैलों के पीछे पीछे दूसरे गांव की ओर चल निकला। पर इस बार डर नहीं, बल्कि गर्व और शांति उनके साथ थी। रास्ता अब सुरक्षित था। सूरज निकल आया था, कोहरा हट चुका था। पंछियों की चहचहाहट मानो उनका स्वागत कर रही थी। करीब 1 घंटे बाद दूसरा गांव दिखाई देने लगा। एक लंबा चौड़ा बरगद का पेड़, उसके नीचे बैठा पान वाला और आगे मंदिर की पत्थर की सीढ़ियां। जैसे ही अभिषेक की पहली गाड़ी पहुंची, वहां के लोग चकित रह गए। अरे इतना बड़ा काफिला! फिर किसी ने पहचान लिया, अरे ये तो अभिषेक है। और पलक झपकते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बच्चे ताली बजाकर नाचने लगे, औरतें पर्दों के पीछे से झांकने लगीं,
बुजुर्ग अपनी लाठी टेकते हुए अभिषेक को ऐसे देखने लगे जैसे किसी योद्धा को देख रहे हों। एक बुजुर्ग बोले, बेटा सुना तू डाकुओं से बचकर आया है? तो हरी राम ने तुरंत कहा, बाबूजी अगर अभिषेक ना होता तो आज हम सब मिट्टी में मिल गए होते। सब लोग अभिषेक को घेर कर उसकी पीठ थपथपाने लगे। अभिषेक हल्की हंसी से बोला, अरे डराइए मत, बस रास्ता खराब था और हम सब ने मिलकर हिम्मत से बच निकले। पर गांव वालों को मानने की आदत नहीं, उनके लिए तो अभिषेक सिंह अब नायक था। कीर्तन वाले घर में ढोलक, झालर और हारमोनियम की आवाज धीरे धीरे घर आंगन में गूंजने लगी। गांव वालों ने अभिषेक और उसके साथ आए हर व्यक्ति का फूल मालाओं से स्वागत किया। उस दिन मुंडन था, भोजन था, हंसी थी और साथ ही जंगल की रात की चर्चा जो हर कान तक पहुंची। और हर चर्चा का अंत एक ही वाक्य से होता, अभिषेक सिंह ना होता तो ये लोग यहां ना पहुंचते। समारोह समाप्त होने के बाद दूसरे गांव में रात को एक विशाल चौपाल सभा रखी गई। सब लोग चाहते थे कि अभिषेक उन भयावह रात की पूरी कहानी सुनाए। चौपाल में बड़ी सी चटाई बिछाई गई, बीच में जलती हुई ढिबरी और सब उम्र के लोग गोलाकार बैठ गए। बच्चों की आंखें उत्साह से चमक रही थीं। अभिषेक थोड़ी झिझक के साथ बैठे, पर जब सबने आग्रह किया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा सुनाता हूं, पर डरना नहीं। सभी हंस पड़े। फिर उन्होंने धीरे धीरे पिछली रात की हर घटना सुनानी शुरू की। जंगल का गहरा सन्नाटा, टूटी मशाल का सुराग, कोहरे में छिपी आवाजें, घोड़ों की टापें, उस अकेले डाकू से चालाकी, घाटी पर ढोल की आवाज जैसी पत्थरों की बारिश, सरसों के खेत की दुर्गम छुपन और अंत में सिंचाई नाले से बच निकलने का वो अप्रत्याशित रास्ता। हर घटना पर सबके चेहरे डर से फैल जाते, फिर राहत में सिकुड़ जाते। एक बुजुर्ग बोले, अरे बेटा ये तो मानो किसी वीर का किस्सा सुना रहे हो। एक बच्चा उत्साह में उछलकर बोला, दादा आप तो सच में हीरो हो। सभी हंस पड़े और अभिषेक का चेहरा उस दिन पहली बार पूरे गर्व से चमक उठा। उस रात ढिबरी की लौ और बच्चों की आंखें दोनों चमक रही थीं, एक उस कहानी में, दूसरी अभिषेक की हिम्मत में। और तभी चंदू ने बीच में कहा, अभिषेक भैया ये तो आज की कहानी है, कभी आप अपनी बचपन की कहानी भी सुनाना। अभिषेक ने हंसते हुए कहा, अरे पहले ये तो खत्म कर लें। चौपाल ठहाकों से भर गया और उसी क्षण सबने मान लिया अभिषेक सिंह केवल जंगल को नहीं बल्कि सबके दिलों को भी जीत चुका था। रिश्तेदारी का कार्यक्रम पूरा हुआ। कीर्तन की मधुर थाप धीरे धीरे शांत हुई और अगले दिन अभिषेक अपने पूरे काफिले के साथ वापस अपने गांव लौट आया। उस रात के बाद पूरे इलाके में एक ही नाम गूंज रहा था, अभिषेक सिंह। लोग कहते, अरे भाई डाकुओं वाले जंगल से जो आदमी गाड़ियों को निकाल लाए वो कोई मामूली बात थोड़ी ही है। समय बीतता गया, वो घटना धीरे धीरे सालों में बदल गई। जंगल में आज भी वही खतरनाक मोड़, वही टूटे पुल की पट्टियां और सरसों की वो पगडंडी मौजूद हैं, पर डाकुओं की दहशत मिट चुकी थी। और आज नीम के पेड़ की छांव में चौपाल पर बैठे हुए अभिषेक सिंह अपने पोते पोतियों को उसी रात की बातें सुना रहे थे। बच्चों की आंखों में शरारत नहीं बल्कि रोमांच की चमक थी। छोटी परी पूछ बैठी, दादा क्या उस दिन आप बिल्कुल भी नहीं डरे थे? अभिषेक मुस्कुराए। उनका चेहरा यादों की धूप में चमक उठा। डरा था बेटा, कई बार डरा था, पर अगर मैं डर जाता तो मेरे साथ बैठे लोगों का क्या होता? कभी कभी हिम्मत वही होती है जब डर को पीछे धकेलकर आगे बढ़ जाओ। गुड्डू बोला, दादा जब आपने पत्थर पहाड़ी से गिराए थे वो बहुत मजेदार था,
आप तो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई योद्धा। अभिषेक हंस पड़े। अरे योद्धा वोद्धा कुछ नहीं, बस अक्ल और वक्त मेरे साथ थे। परी ने धीरे से पूछा, दादा अगर आप उस दिन वहां ना होते तो सब लोग? अभिषेक ने प्रेम से उसका सिर सहलाया। तो शायद भगवान किसी और को भेज देते। हर मुश्किल में कोई ना कोई आगे बढ़कर सबको बचाता ही है। उनकी आंखें गहराईं। वो रात मानो किसी ने फिर से उनके सामने रख दी। चांदनी धुंध से ढकी हुई, डाकुओं की चीखें, बैल की थकी हुई सांसें और कांपते बच्चे। वो रात, उन्होंने धीरे से कहा, मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। सृष्टि ने जिज्ञासा से पूछा, दादा क्या गांव वाले आपको उस दिन से हीरो कहते थे? अभिषेक मुस्कुराए, पर उनकी हंसी में थोड़ा संकोच था। हीरो तो भगवान होते हैं, हम तो सिर्फ लोग हैं। हाँ, इतना जरूर है कि वो रात मैंने नहीं, हम सब ने मिलकर जीती थी। बच्चे एक दूसरे को देखकर सर हिलाने लगे, मानो कह रहे हों, दादा तो सच में हीरो हैं। नीम की पत्तियां हवा में हिलने लगीं। चौपाल के चारों ओर एक अद्भुत शांति थी, जैसे रात खुद अभिषेक की कहानी सुन रही हो। और दादा की यादें धीरे धीरे अगले अध्याय की तरह सबके मन में उतरने लगी। दादा की कहानी अब सिर्फ पोते पोतियों तक सीमित नहीं रही। उनके आसपास गांव के और भी बच्चे इकट्ठा हो गए। किसी की नाक बह रही थी, कोई धूल में खेलने के कारण मिट्टी से लथपथ था, और कुछ बड़े लड़के चौपाल के किनारे खड़े होकर पूरा किस्सा सुनने में खो गए थे। जैसे ही कहानी अपने चरम पर पहुंची, गुड्डू ने ताली बजाई। दादा को जंगल से डर नहीं लगा। ये सुनकर कुछ बच्चे फुसफुसाने लगे, दादा बहुत बहादुर थे, डाकुओं को चकमा दे दिया, मैं होता तो रो देता। अभिषेक हंसकर बोले, रोना भी ठीक है बेटा, रोना कमजोरी नहीं होती। कमजोरी तब होती है जब हम डर की वजह से सही काम करना छोड़ देते हैं। सृष्टि ने पूछा, दादा अगर डाकू पकड़ ही लेते तो? अभिषेक कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर पकड़ लेते तो भी मैं कोशिश करता लोगों को बचाने की। देखो बच्चों, मुसीबतें हम सबकी परीक्षा लेती हैं। वक्त, अक्ल और एकता तीनों मिल जाएं तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी छोटी पड़ जाती है। पास बैठे बड़े लड़कों ने सहमति में सिर हिलाया। तभी एक 10-12 साल का बच्चा बोला, दादा आपने बैलों को कैसे संभाला? वो तो डर जाते होंगे। अभिषेक ने कहा, जानवर इंसानों से ज्यादा समझदार होते हैं। अगर आदमी डर दिखाए तो बैल भी भाग पड़ता है, लेकिन अगर आदमी शांत रहे तो जानवर भी हिम्मत पकड़ लेता है। उस रात मैं खुद डर रहा था, पर बैलों को शांत रखा, इसलिए वे हमें लेकर पूरी रात चलते रहे। चंदू नाम का गांव का एक किशोर जो दादा के बचपन से परिचित था, मुस्कुराकर बोला, दादा अब भी वही वाले अभिषेक लगते हैं जिन्हें कोई हार नहीं सकता था। अभिषेक ने उसकी बात पर हल्की सी मुस्कान दी। हार सबको मिलती है बेटा, बस फर्क ये है कि कौन उससे सीख लेता है और कौन रोकर बैठ जाता है। फिर उन्होंने सब बच्चों को प्याली पर सलाह दी, याद रखना, हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर नहीं होता। हिम्मत का मतलब है डर को साथ लेकर भी सही रास्ते पर चलते रहना। बच्चों ने ताली बजाई, कुछ ने जोर से कहा, दादा जिंदाबाद। चौपाल हंसी और रोमांच से भर उठा। दादी अंदर से खीर लेकर आई और बोली, बहादुरी सुनाई बहुत है, अब थोड़ा मीठा खाओ। सब बच्चे खीर के कटोरे लेकर बैठ गए। दादा की कहानी जैसे स्वाद बनकर उनके दिल में उतर गई, और चौपाल के ऊपर फैला हुआ नीम का पेड़ धीमे धीमे झूमता रहा, मानो कह रहा हो, ये कहानी आने वाली पीढ़ियों तक यहीं से सुनाई जाएगी। दादा की वीर गाथा समाप्त हुई, पर उसका असर अभी भी चौपाल की हवा में तैर रहा था। बच्चे खीर खाते खाते एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, मैं बड़ा होकर
अभिषेक दादा जैसा बनूंगा, मैं भी जंगल में नहीं डरूंगा। बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे बरसों बाद गांव में फिर से एक नई रोशनी फैल गई हो। अम्मा बोली, अरे इतनी बहादुरी की कहानी कौन सुनाता है आजकल? हमारे गांव के बच्चों को अब डर नहीं लगेगा। अभिषेक ये सब देख रहे थे मुस्कान के साथ, पर आंखों में थोड़ी नमी लिए हुए। शायद उन्हें वो पुरानी रात थोड़ी दर्द और थोड़ी चमक दोनों रूपों में याद आ रही थी। गांव के स्कूल के मास्टर जी भी चौपाल पर आ पहुंचे। उन्होंने बच्चों को देखकर कहा, देखो भाई, इतनी रोमांचक कहानी सुनकर अगर तुम सब में हिम्मत आ गई हो तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन एक बात याद रखना, हिम्मत के साथ अक्ल भी जरूरी होती है, नहीं तो हिम्मत ही मुसीबत बन सकती है। बच्चों ने सिर हिलाया, पर उनकी नजरें अब भी अभिषेक पर थीं। फिर मास्टर जी ने कहा, अभिषेक भाई, आपकी कहानी मैं स्कूल में भी सुनाऊंगा। बच्चों को समझ आएगा कि असली बहादुरी क्या होती है। अभिषेक हंस पड़े। कहानी तो मैंने सुना दी, पर असली बहादुरी तो इन लोगों को अपने तरीके से सीखनी होगी। परी दादा की गोद में बैठते हुए बोली, दादा, आप फिर कभी ऐसा जंगल पार करोगे? अभिषेक प्यार से बोले, अब जंगल भी बदल गए हैं और समय भी। अब बैलगाड़ियों की जगह ट्रैक्टर, बसें और बाइक हैं, पर हिम्मत और चतुराई वो कभी पुरानी नहीं होती। इन शब्दों ने सबके दिल को छू लिया। चौपाल पर बैठे बच्चों ने एक दूसरे से वादा किया, हम भी मुश्किल में एक दूसरे का साथ देंगे, हम भी अक्ल का इस्तेमाल करेंगे, हम भी अपने लोगों की रक्षा करेंगे। गांव के बुजुर्गों ने संतोष से सिर हिला दिया। उनके लिए इससे बड़ी खुशी क्या थी कि नई पीढ़ी सिर्फ कहानी ही नहीं, उसकी सीख भी समझ रही थी। ढिबरी की लौ धीरे धीरे मंद होने लगी। चांद ऊपर था, हवा शांत थी और दादा के शब्द सभी के दिलों में गूंज रहे थे। हिम्मत डर की गैर मौजूदगी नहीं, हिम्मत है डर को पीछे बैठाकर सही रास्ते पर चलते रहना। और उस रात गांव के हर बच्चे ने अपने अंदर एक नया दीपक जलता हुआ महसूस किया। रात गहराती चली गई। बच्चे अब दादा के चारों तरफ लेटे से बैठ गए थे। किसी ने दादा की बांह पकड़ी, कोई उनकी गोद में सिर रखकर सोने जैसा हो गया था। दादा के मन में सालों पुरानी वो रात अब भी एक ताज़ी याद की तरह थी। उनकी आवाज़ में धीमी सी थकान और गहरी सी गर्माहट दोनों थी। उन्होंने धीरे से कहा, बच्चों, हम सब के जीवन में कोई न कोई ऐसी रात आती है जहां लगता है अब कुछ नहीं बचा, अब कोई रास्ता नहीं। पर याद रखना, रास्ते खुद बनते हैं जब मन हार मानने से मना कर देता है। गुड्डू ने पूछा, दादा, अगर उस दिन आप पीछे लौट आते तो क्या होता? अभिषेक की आंखें गहरी हो गईं। उन्होंने कहा, अगर मैं पीछे लौटता तो डाकू हमें जंगल के भीतर ही पकड़ लेते। जीवन में कई बार वापस लौटने से खतरा बढ़ जाता है। ऐसे समय में आगे बढ़ना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। सृष्टि बोली, मतलब डर लगने पर भी चलना चाहिए? अभिषेक हंस पड़े। चलना चाहिए, पर समझदारी के साथ। खतरा देखकर भागना नहीं, उसे समझकर उसका रास्ता बदल देना चाहिए। उनके शब्द मानो जीवन के सबसे गहरे मंत्र बनकर चौपाल की हवा में घुल रहे थे। बुजुर्गों ने भी हां में हां मिलाई। सही बात है, जिंदगी में बचता वही है जो बुद्धि से चलता है। फिर दादा ने अंतिम सीख दी, डर सभी को लगता है, पर जो अपने लोगों की जिम्मेदारी उठाता है उसे डर के आगे चलना पड़ता है। और याद रखना, अकल, हिम्मत
और एकता, ये तीनों साथ हों तो बड़ा से बड़ा तूफान भी रास्ता बदल देता है। उनकी आवाज में कंपन था, पर शब्दों में शक्ति थी। बच्चों ने दादा से लिपटते हुए कहा, दादा, आज से हम भी बहादुर बनेंगे। अभिषेक ने उन्हें गले लगाकर कहा, बहादुर नहीं, अक्लमंद बनना, बस यही असली जीत है। वो रात नीम के पेड़ के नीचे अद्भुत शांति में गुजरी। दादा की कहानी बच्चों के दिल में एक दीपक बनकर जल रही थी, और चौपाल की मिट्टी आज भी उस वीर रात की गवाही दे रही थी जिसने एक साधारण आदमी को असाधारण बना दिया। नीम के पेड़ की पत्तियां रात की धीमी हवा में फुसफुसाती सी लग रही थीं। चौपाल का दीपक अब छोटी सी लौ में सिमट चुका था, लेकिन बच्चों की आंखों में अभी भी एक चमक थी, जैसे पूरी आकाशगंगा उनकी पुतलियों में उतर आई हो। दादा अभिषेक चारपाई पर टिके हुए बैठे थे, थोड़े थके, थोड़े भावुक, पर गर्व से भरे हुए। परी ने दादा की उंगली पकड़कर पूछा, दादा, क्या वो रात आप कभी भूल पाए? दादा ने धीरे से कहा, नहीं बच्ची, कुछ रातें ऐसी होती हैं जो आदमी की पहचान बन जाती हैं। वो रात सिर्फ डर की नहीं थी, वो रात थी जिम्मेदारी की, विश्वास की और अपनी ताकत को पहचानने की। गुड्डू ने अपनी मासूम आंखों में चमक लिए पूछा, दादा, अगर फिर कभी ऐसी रात आए तो आप क्या करोगे? दादा ने हल्की मुस्कान से कहा, अब मेरी उम्र नहीं रही बेटा, पर अगर आए तो अब तुम सब हो ना। तुम में वही हिम्मत होगी, वही अक्ल होगी, वही एकता होगी। बच्चों ने गर्व से कहा, हाँ दादा, हम सब मिलकर हर मुसीबत का सामना करेंगे। दादा की आंखें चमक उठीं। उनकी आत्मा को वही सुकून मिला जो एक किसान को बारिश देखकर मिलता है, वही जो एक माँ को अपनी बेटी के मुस्कुराने पर मिलता है। तभी गांव के बुजुर्ग बोले, अभिषेक, तुम्हारी ये कहानी हमारी नई पीढ़ी के लिए एक विरासत है, इसे हम कभी नहीं भूलेंगे। अभिषेक ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी कहानी नहीं है ये हम सबकी कहानी है। उस रात गाड़ियां अकेले नहीं चली थीं, उनमें हम सब बैठे थे, हम सब का भरोसा था। और जब भरोसा एक हो जाए तो डाकू क्या, जंगल क्या, कोहरा क्या, कुछ भी आदमी का रास्ता नहीं रोक सकता। चौपाल पर बैठे लोग उनके शब्दों में डूबते चले गए। बच्चे थोड़ा और पास खिसक आए, औरतें चुपचाप सुनती रहीं, बूढ़े लोग सिर हिलाकर सहमति जताते रहे। दादा ने अंतिम शब्द कहे, बच्चों, कहानी खत्म होती है पर सीख कभी खत्म नहीं होती। हिम्मत डर के बिना नहीं होती, अक्ल भागे बिना मजबूत नहीं होती, और एकता सबसे बड़ा हथियार है। जो इन तीनों को समझ गया वो कभी अंधेरे में नहीं भटकता। बच्चों ने एक साथ कहा, दादा की जय। हंसी, तालियां और रात की शांति एक साथ मिलकर एक खूबसूरत समापन बना रही थीं। ढिबरी की लौ बुझ गई, पर दिलों में दादा की कहानी का उजाला हमेशा के लिए जल उठा। अब दादा की ये कहानी केवल चौपाल में ही नहीं, बल्कि बच्चों के मन में, गांव के दिल में और पीढ़ियों की स्मृतियों में हमेशा हमेशा के लिए जीती रहेगी। यही था अभिषेक सिंह का वो अद्भुत सफर, जो जंगल से शुरू हुआ और दिलों में अमर हो गया। तो दोस्तों, ये थी अभिषेक सिंह के साहस, बुद्धि और रोमांच से भरी वो अविस्मरणीय यात्रा। एक ऐसी लात जो डर से नहीं, हिम्मत से जीत गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली कहानी आप मिस न करें। और याद रखिए, आप भी अपनी मनपसंद कहानी अपने नाम पर बनवा सकते हैं। बस कमेंट में अपना नाम और कहानी का प्रकार लिख भेजिए। हमें ये भी बताइए आप कहां से और किस समय हमारी कहानी सुन रहे हैं। आपकी टिप्पणियां पढ़कर हमें सच में बहुत खुशी मिलती है।
अब अपना ख्याल रखिए और अगली कहानी तक सपनों और कहानियों की इस यात्रा को अपने दिल में संजोए रखिए। शुभ रात्रि और मीठे सपने।